हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम ऑडिबल? एक बार कंफर्म कर दो बस। Yes, Utkarsh, audible. लेट्स वेट फॉर 2 more minutes। एक बार सब आ जाएं, फिर उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं। तब तक ये बताओ कैसा जा रहा है संडे। सब लोग इसराइल, आई थिंक ईरान से ज्यादा जो इस न्यूज को कवर कर रहे हो, अपन स्टॉक मार्केट वाले देख रहे होंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कहीं पे न्यूक्लियर साइट के जस्ट बगल में एक्सप्लोजन हो गया, क्या न्यूक्लियर साइट्स डिस्ट्रॉय हो गई, क्या ईरान स्टेट ऑफ मलक्का ब्लॉक कर देगा, इस टाइप का कुछ मतलब न्यूज में चल रहा है, जियो पॉलिटिक्स वगैरह ये सब। यार ये भी है ना स्टॉक मार्केट में, जैसे आप आते हो वो एक मैंने मीम देखा था जिसके अंदर था कि आप स्टॉक मार्केट से बाहर रहते हो, आपको सिर्फ अपने घर की टेंशन, जॉब की टेंशन। जैसे ही आप स्टॉक मार्केट में आते हो, आपको ट्रम्प क्या कह रहा है उसकी टेंशन आपको मोदी जी ने क्या बोल दिया उसकी टेंशन। मतलब ठीक है, कंसिडर करना पड़ता है, बट यही मैं कह रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड भी मत करना बहुत ज्यादा। सबकी वीडियोस देख देख के अपना दिमाग खराब मत करना। जो होना है वो तो वैसे भी होगा, और जो नहीं होना वो भी नहीं होगा तो इतनी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। चिल करा करो सैटरडे संडे। मंडे को वैसे ही फिर मार्केट ऊपर नीचे जाते हैं तो बहुत ज्यादा इमोशन रोलर कोस्टर की तरह हो जाता है। मैंने देखा इनफैक्ट जो मार्केट में एक्टिव नहीं भी है ना जो मार्केट में एक्टिव नहीं भी है, वो भी काफी ज्यादा इस चीज के अंदर एक्टिव हो जाते हैं। एक सेकंड में और देख लेता हूँ। तो मार्केट में जो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है ना, वो भी मतलब ऐसे न्यूज फ्लो देख देख के टेंशन में आ जाता है। तो इतना चिल रहो, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी वेल प्लेस्ड है। अगर कहीं पैसा जाना है तो इंडियन इकोनॉमी में ही आना है। बाकी तो फिर इतना कोई सेंस नहीं है। तो आप तो अपने आराम से चिल रहो। मैं सही बात करूँ। चलो ठीक है, 6 बज गए, फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन। आज का सेशन वैसे रहने वाला था हाउ टू डू स्विंग ट्रेडिंग। बस लास्ट 2 दिन के अंदर जैसा हुआ है ना, उसके बाद ऐसा लग रहा है उसके बाद ऐसा लग रहा है कि भाई स्विंग ट्रेडिंग जो होती है ना, वो थोड़ा सा पीछे जाती जा रही है। तो आज मैं एक्सप्लोर कर रहा था अपॉर्चुनिटी वैल्यू इन्वेस्टिंग की। अब देखो, सीधी सी बात है, अपन को मार्केट के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा। मार्केट अगर कह रहा है मुझे कि थोड़ी सी भी प्रोबेबिलिटी है कि मैं अब आपको जो ब्रेकआउट वो आ रहे थे उसके और क्या ऊपर चाहिए? किसी ने ज्वाइन किया है, उस आवाज म्यूट कर लो प्लीज। है? अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो वो उसके बाद नहीं मिलते, फिर डिमार्ट जाना पड़ेगा मेरे को। हेलो। डिमार्ट से ले आऊंगा। आशुतोष जी म्यूट कर लीजिए। मैं कर दिया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और कौन है? ये वैभव जी है। आई थिंक हो गया। यार वैसे तो मैं म्यूट ही रखता हूँ, फिर आपका अनम्यूट कैसे हो जाता है? लो गिरता है यार ऐसे तो। वहां पे था मैं। हाँ, तो पहले अभी टाइम चल रहा था स्विंग ट्रेडिंग का, तो अपन स्विंग ट्रेडिंग में काफी अच्छे शेयर्स ले रहे थे। ब्रेकआउट ऑनर हो रहे थे, ब्रेकआउट से अपन को 10 15 20% रिटर्न काफी क्विकली मिल जा रहा था। लास्ट आई थिंक 2 सेशन में ऐसा हुआ है कि बहुत से स्टॉक्स जो है ब्रेकआउट को रेजिस्ट करके नीचे गए हैं, जो अपन ने देखा है। अब क्या बोलते हैं उसे, जैसे कल फ्राइडे को हुआ था प्री ओपनिंग में, और प्री ओपनिंग के जस्ट स्टार्टिंग में अपन ने शेयर्स बाय किए थे। उसका रीजन यही था क्योंकि स्टॉक मार्केट गैप डाउन हुआ था। मैं एक बात बताता हूँ आपको, मैं 9 बजे देख रहा था, नॉर्मल सा रूटीन जो रहता है वो था। मैंने देखा और मेरे को एंटिसिपेट कर रहा था मैं कि भाई ठीक है, आधा परसेंट मैक्सिमम 0.80 0.90% गैप डाउन हो जाएगा। बट जितना मैंने एंटिसिपेट किया था उससे ज्यादा गैप डाउन हुआ, 2%। तब मेरे को लगा अपॉर्चुनिटी। अगर मेरे को उस टाइम पे भी मतलब 8 साढ़े 8 बजे के आसपास भी ऐसा लग जाता है कि भाई इतना गैप डाउन होने वाला है, तो फिर मैं शायद और अच्छे से थोड़ा बाय रेंज वगैरह देके आपके साथ शेयर कर देता। बट एक्चुअल में मुझे इतना टाइम मिला नहीं, तो इसलिए मैंने जो शेयर्स उस टाइम पे जो मेरे को सबसे बेटर लग रहे थे वो मैंने शेयर कर दिए। आज मैं स्टडी करके कल सुबह से पहले और भी अच्छी लिस्ट, जहां पर आप फ्रेश पोजीशन बना सकते हो या फिर एवरेज डाउन कर सकते हो, वो और अच्छे से रिफाइन करके लिस्ट शेयर कर दूंगा।
लेकिन एक चीज मैं बोलूंगा कि अब जो है स्टांस थोड़ा सा सी वाला हो गया। अब तक क्या था कि मैं आपको स्टॉक्स ऑलमोस्ट डेली दे रहा हूँ, तो हर दूसरे दिन परफॉर्म कर जा रहा है और उस सेम डे पे परफॉर्म कर जा रहा है। बट अब ऐसा होगा कि अपन जो है वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरफ ज्यादा जाएंगे। देखो टाइम की बात है, अगर मेरे को ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा ही कोई स्टॉक अच्छा है, ब्रेकआउट दे रहा है, प्लस वैल्यू वाइज जैसे प्राइस टू अर्निंग रेशियो या फिर उसका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो या फिर उसका क्या कहते हैं उसको कैश फ्लो, फ्यूचर कैश फ्लो को अपन डिस्काउंट करते हैं, तो उस हिसाब से जो उसकी वैल्यू आ रही है वो इतनी रीजनेबल आ रही है कि कल को अगर 10-20% डाउन हो जाए वहां से तो अपन एवरेज कर पाए। तो उस कैटेगरी में मैं जाऊंगा। अब तक क्या था, जैसे स्टॉक का एग्जांपल दे देता हूँ मैं, हर्षा इंजीनियरिंग। उसके आप रिजल्ट्स, रीसेंट रिजल्ट देखोगे जाके इतने अच्छे नहीं थे, बट मैंने उसको डिस्काउंट किया था फ्यूचर कैश फ्लो के बेसिस पे। और दूसरा ये कि उसके अंदर वन ऑफ कुछ इवेंट के कारण लॉस था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा अभी। तो उस चीज को मैंने देख के सोचा था कि चलो टेक्निकल्स पे ब्रेकआउट है तो मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है, तो उस चीज को देखते हुए हर्षा इंजीनियरिंग के अंदर अपन को रिटर्न्स मिल जाएंगे। बट वो थोड़ा सा नीचे आ गया, आपको पता ही है, तो उसके अंदर अपना काइंड ऑफ स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो अब मैं ऐसी कैटेगरी को अवॉइड करूंगा। बेसिकली अब तक जो था वहां पर अपन रिजल्ट्स भी देख रहे थे, टेक्निकल्स भी देख रहे थे, सब कुछ देख रहे थे। लेकिन अब जो है मैं रिजल्ट्स, टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन, ये चारों चीजें बहुत अच्छे से चेकआउट करके ही स्टॉक दूंगा। हो सकता है फिर एक दो दिन आपके वो भी निकल जाए, मेरे को पता है कई नए नए मेंबर्स ज्वाइन होते हैं, उनके ये रहता है कि यार हमें स्टॉक बताए, हमने जो पहले, क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा इनफैक्ट अभी जब मार्केट गिरा तब, कि उन्होंने अपने जो बहुत स्टॉक भागे हुए हैं ना उनके अंदर अब पोजीशन बना ली। मतलब मेरे को उसका सेंस समझ नहीं आया, जबकि क्लियरली लिखा हुआ है कि चलो बाय रेंज से 1-2% में भी मैं मान सकता हूँ कि आप बना सकते हो, बट 8-10% ऊपर चल रहा है तो आप किस तरीके से पोजीशन बना रहे हो। और चलो शॉर्ट टर्म वाले जैसे इकोज हो गया, या फिर मैंने आपको अभी थोड़ा दिया था आईजीआईएल दे दिया, तो इन स्टॉक में भी मैं एक बार को मान सकता हूँ। वैसे तो इनमें भी अपनी एक रेंज है, उसको फॉलो करना, बट इन स्टॉक में भी मैं एक बार कंसिडर कर सकता हूँ। बट नॉर्मली आप किसी भी जो मोमेंटम में जो 10-15% देख को अपने टारगेट हिट हो चुके, सेम डे पे अपन टारगेट बुक कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और फिर आप पोजीशन बना रहे हो, तो फिर ऐसे नहीं होगा। अगर आप ब्लाइंडली किसी को भी करोगे, मतलब ब्लाइंडली अगर आप एक उसमें रहोगे कि बस हाँ मैंने तो ये चैनल ज्वाइन किया, यहाँ पर स्टॉक दे रखा है, इसको जाके खरीदना है, ऐसे नहीं होगा। उसकी एक रेंज है, मैंने स्टॉप लॉस मेंशन करने इसलिए चालू किया है कि भाई ठीक है, अगर थोड़े से कोई ऐसे हैं जिनके पास थोड़ा सा भी फंडामेंटल देखने का टाइम नहीं है, तो एटलीस्ट दे विल सी द रेंज एंड एक्ट अपॉन इट। बट अगर आप इस तरीके से लोगे कि भाई ठीक है जो स्टॉक्स चल गए वो भी आप ले रहे हो, तो फिर उसके अंदर अपन को लॉस हो सकता है और फिर वही है ना, फिर अपन वो उड़ते तीर लेने वाली सिचुएशन हो जाती है। तो वैसे तो ये सेशन मैंने बेसिकली पूरा डिजाइन मेरे माइंड में भी इसलिए किया था, और कहीं ना कहीं मुझे एंटिसिपेटेड भी था कि लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे। मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, तो बेसिकली क्या रहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे से किसी ने पूछा था कि सर आप कौन से 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हो या 20 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हो। तो मैं बता दूं, मैं इस तरीके से नहीं चलता। मेरा एकदम सिंपल सा फंडा रहता है, रीसेंट क्वार्टर के रिजल्ट्स ऑल टाइम हाई होने चाहिए, बेस्ट बेस्ट होने चाहिए, फ्यूचर उसका फंडामेंटल वाइज अच्छा होना चाहिए, टेक्निकल पे 50 डे 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, बट इतना ऊपर नहीं होना चाहिए कि अपनी रेंज से ही बाहर चला जाए। तो उस हिसाब से, और रीसेंट जो डेज गए हैं, मतलब 2 या 3 दिन ज्यादा भी नहीं देखता मैं, उसके अंदर वॉल्यूम्स पहले के कंपैरिजन में अच्छे होने चाहिए। और एक आरएसआई देख लेता हूँ मैं, अगर मेरे को लगता है तो कि भाई हाँ ठीक है, इस स्टॉक में बहुत ज्यादा ही टेक्निकल्स वगैरह देखने की जरूरत है। ये मेरा बेसिक फ्रेमवर्क रहता है। तो मैं आपको यहाँ पे आके कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता कि यार मैं ये देखता हूँ, मैं वो देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ, फिर उसके अंदर 15 मिनट का टाइम फ्रेम होता है, फिर वो कैंडल ऊपर जाती है। मैं इतना नहीं देखता, ना मुझे इतना आता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा सिंपल सा फंडा चलता है और अब तक काफी अच्छा वर्क किया है। इन फ्यूचर करेगा नहीं करेगा वो अपन देखेंगे, साथ में मिलकर देखेंगे। तो इस तरीके से अपन को चलना है। अब बात कर लेते हैं स्विंग ट्रेडिंग की। चलो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग का। बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, जब भी कोई स्टॉक, लेट्स से अभी आपके पास एक्स वाई जेड स्टॉक है, वो आपका एक रेंज पे गया हुआ है, लेट्स से वो एक टाइम पे गया हुआ है 1000 रुपए, है ना। अब वो गिरते गिरते, अभी जब मार्केट 22,000 आया था तब वो आ गया 700-800 रुपए पे। अब वो जो 700-800 तो नहीं, 600-700 रुपए पे आ गया। अब वो 200 डे 50 डे दोनों मूविंग एवरेज के अंदर नीचे ट्रेड कर रहा है। अ- अब वो जब नीचे ट्रेड कर रहा है तो उसके अंदर अपनी बाय पोजीशन बन सकती है, फंडामेंटली स्ट्रांग है तो, लेकिन वो हो जाता है फिर शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म कॉल। जब भी मैं आपको देता हूँ ना कि भाई यार ये मीडियम टर्म के लिए, ये शॉर्ट टर्म के लिए, उसके अंदर बेसिकली इस लेवल पे देखता हूँ मैं कि भाई फंडामेंटल वाइज उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हुए हैं, प्राइस टू अर्निंग मीडियम पी रेशियो से कम है, और आने वाले टाइम में ईपीएस ग्रोथ अच्छी रह सकती है, बस।
उसके अंदर से टेक्निकल्स आप देख नहीं सकते, क्योंकि टेक्निकली वो वीक हो जाता है अगर वो 50 डे और 200 डे से ही नीचे चल रहा है तो वहां पर मैं आपको शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में दे देता हूँ कि भाई यहाँ पर आप 3-4 महीने रुको, क्योंकि ये कंसोलिडेट करेगा स्टॉक। मैंने देखा था कई लोग ऐसे परेशान भी हो जाते हैं कि सर ये तो ना ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ना हमारे स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, ना टारगेट हिट हो रहा है, कि हम दूसरे स्टॉक में स्विच कर लेगा। देखो दूसरे स्टॉक में कर सकते हो आप स्विच, कोई इशू नहीं है, लेकिन सेम कहानी उसकी भी रहेगी। एट दी एंड चीज तो यही रहेगी कि भाई अपन को रिटर्न्स का वेट ही करना पड़ेगा। मैं कोई ऐसे तो हूं नहीं कि भाई लेट से मैंने आपको कोई स्टॉक दिया और पता नहीं कोई ऑपरेटर देख रहा है और वो उसको ऊपर ले गया, इस तरीके से नहीं चलता। अपन को एट द एंड वेट करना ही पड़ेगा, तो आप कर सकते हो वेट। बाकी मैं पेशेंस वाला आदमी हूँ, मैं ऐसा इंसान हूँ जो आराम से 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने स्टॉक्स को दे सकता हूँ। मैंने एसबीआई कार्ड को कितना टाइम दिया आपको मैं बता नहीं सकता। मतलब आप अगर मेरे चैनल पे जाके देखोगे, मैं काफी टाइम से बात कर रहा हूँ, काफी बार मैंने एवरेज भी करवाया है। और फिर जब वो चला है तो उसने शायद 3 महीने में 45%, 40-50% के आसपास रिटर्न दे दिए। अब लॉजिकली आप बोलोगे तो यार 3 महीने में 40-50%, अब हो सकता है कुछ कम लगे, लेकिन एक चीज ये समझो आप कि अपन को एक सेफ स्टॉक मिल रहा है जिसके अंदर मुझे ये पता है कि ये स्टॉक चलेगा। मेरी थीसिस आप मेरे अगर अब ये है ना, अगर अपन यूट्यूब क्या होता है, पुरानी वीडियोस सजेस्ट नहीं करता है। पुरानी वीडियोस वो कहते हैं ना एकदम दब जाती है, उस पर 1-2 व्यूज भी नहीं आते। लेकिन अगर आप पुरानी वीडियोस में जाकर देखोगे, मैंने एसबीआई कार्ड बहुत बार दे रखा है, मैंने ये कह रखा है कि इसके अंदर आएगा मोमेंटम, इसके अंदर आएगा। अब मुझे नहीं पता था क्योंकि वो टेक्निकल्स पे वीक था। समझ रहे हो आप, तो टेक्निकल्स पे जब कोई स्टॉक वीक है तो फिर मैं आपको ये नहीं कह सकता आके कि भाई अब 15-20 दिन, 30 दिन में आ जाएगा मोमेंटम। तब मैं ये कह सकता हूँ स्टॉक अच्छा है, वेट करो, मोमेंटम आएगा। ऐसा सेम स्टॉक, सेम कैटेगरी का स्टॉक था भारतीय एयरटेल। उस टाइम पे बहुत, आई थिंक सब्सक्राइबर्स तो काफी कम थे, तो उस टाइम पे 500, 600, 700, 800 इस रेंज के अंदर बहुत घूमा है भारतीय एयरटेल, आप देखना जाके। 800 के आसपास तो इनफैक्ट इतना उसने परेशान किया है ना, मैं बता नहीं सकता आपको। तो अब उस टाइम पे स्टॉक दे रखा था मैंने, मतलब बता रखा था कईयों को, फ्रेंड्स वगैरह को, और थोड़ी छोटी जो कम्युनिटी थी उनको, तो वो बहुत कंसोलिडेट किया। अब वो साल भर, 1.5 साल भर तक जब कंसोलिडेट किया तो वो 800 से जो उसने मूवमेंट दिया वो एक ही बार में 2-3 महीने में दे दिया। और ये मैं लार्ज कैप स्टॉक के लिए बता रहा हूँ बाय द वे। स्मॉल कैप और मिड कैप तो चलो बहुत अच्छे है, रहते हैं अपने की, चल जाते हैं वो, ये मैं लार्ज कैप के अंदर बता रहा हूँ कि सेफ स्टॉक। अब क्या होता है कि कईयों को 2-3% नुकसान भी देखा नहीं जाता कि यार 2% नीचे चला गया, 3% नीचे चला गया। तो उस हिसाब से सेफ स्टॉक जो है वो बताने के बाद अगर आपको 40, 50, 60% रिटर्न मिल रहे हैं विद इन अ ईयर, तो फिर आपको आई थिंक लेना चाहिए, और वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर बेसिकली यही होता है। अब यहाँ से 200 डे और 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे कोई स्टॉक है तो वो हो गया शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। अब सपोज इन दोनों एवरेजेस के ऊपर एक स्टॉक चल रहा है, अब वो ऊपर चलते चलते क्या होता है, वो मैं आपको अब चार्ट तो कैसे शो करूँ, मेरा लैपटॉप नहीं है, लेकिन अगर सपोज वो ऐसे ऐसे सेम एक एक रेंज में कंसोलिडेट होता है, जैसे वो रेंज को ब्रेक करता है ना, वहां पर अपनी एंट्री बन जाती है। अब पता है कई लोग क्यों नहीं बना पाते एंट्री, क्योंकि वो रेंज को जब ब्रेक करता है वो 5-7-8% उनको अप दिखता है। तो फिर अपन, हालांकि मैं जब देता हूँ मैं उस चीज को कंसीडर करते हुए रेंज देता हूँ, मैं मोस्ट ऑफ द स्टॉक में 3-3% की रेंज दे देता हूँ। जैसे सपोज 1000 से 1030 की रेंज दे दी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि भाई सब लोग नहीं कर पाएंगे, और मेरे को ये भी पता है कि 10% मुझे मूवमेंट दिख रहा है, तो किसी ने 9 कमा लिया, किसी ने 12 कमा लिया, लेकिन कमाया तो सही ना। वो वाली चीज मैं कंसिडर करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग में। मैं शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म में जाता हूँ, वहां पर मेरे लिए रेंज ऐसी हो जाती है कि चलो ठीक है, थोड़ा अपन कम करके लोगों को वेट करना सिखाएं, पेशेंस में, कि भाई हाँ चलो, अभी जैसे मार्केट का अचानक से कल फॉल आ गया, हो सकता है कल भी गैप डाउन हो जाए, अपन को कुछ नहीं पता। आज रात की वो रोज रात को ही मार रहे हैं एक दूसरे को, तो आज रात को पता नहीं क्या होगा। तो वो वाली सिचुएशन को देखते हुए फिर अपन को उस हिसाब से अगर अपन को शॉर्ट टर्म स्टॉक या मीडियम टर्म स्टॉक के अंदर वैल्यू वाइज अपन को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो करेंगे। तो स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली यही हो जाती है, मोमेंटम ट्रेडिंग। अगर स्विंग ट्रेडिंग को मैं वो बोलूँ तो ट्रेडिंग सुन के ये मत समझो एफएनओ वगैरह, अगर कुछ लोग गलती से भी उनके माइंडसेट में आ रहा है, तो ट्रेडिंग इज जस्ट लाइक कि भाई मेरे पास, अब मैं आपको पता है मोस्ट ऑफ द में मेरा टाइम फ्रेम जो रहता है ना, वो 15-20 दिन रहता है। बट मैं कभी भी ये चीज ओपनली नहीं बोलता, और ना मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई यार 1-2 महीने आप हमेशा वेट करो, क्योंकि कई लोग जो होते हैं वो आके बोल देते हैं कि सर 15 दिन, 20 दिन के लिए हमें स्टॉक बताओ, 5 दिन के लिए बताओ। अभी आज ही दिन में मैं सारे मैसेजेस के रिप्लाईज वगैरह कर रहा था, तो उन्होंने में भी कही था कि सर आपको क्या लगता है ये विद इन 4-5 डेज के अंदर 340, 345 जा सकता है क्या, जो भी स्टॉक का नाम था। मतलब क्या बोलूं मैं इस चीज के ऊपर। तो मैं यार अब ऐसे फिर मैं ना ये मैसेजेस इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि मेरा काइंड ऑफ वो कहता है ना, मैं आपको सिर्फ टिप नहीं दे रहा यहाँ पे, मैं कभी भी टिप के सपोर्ट में नहीं हूँ कि भाई सिर्फ आपको टिप दे रहा हूँ। मैं आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिखाने की भी कोशिश कर रहा हूँ, स्पेशली मीटिंग के थ्रू,
भाई जो ऐसे इंसान हैं जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता और वो थोड़ा सा अपना अर्न करना चाहते हैं, उनके लिए मैं बिल्कुल परफेक्ट है एकदम। वो आप स्टॉक लो, सेल करो, नहीं होता तो होल्ड करो, और स्टॉप लॉस होते हो तो ले लो। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी मार्केट में एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, आप थोड़ा सा भी अर्न करना चाहते हैं, आप थोड़ा सा भी समझना चाहते हैं, यार मतलब आप सपोज आपकी सेविंग्स है बहुत ज्यादा है, आपने उसको लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, और आपको कुछ आइडिया ही नहीं है। मैं अभी देख रहा था, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था भाई, 10-15 हजार के फोन के लिए अपन इतनी रिसर्च करते हैं। वहीं पे स्टॉक्स के मामले में खैर कुछ तो ये है कि भाई यार हमें आता ही नहीं है, तू जो बताएगा वो ठीक है, चलो मैं समझ गया। लेकिन कुछ जिनको आता भी है, इंटरेस्ट भी है, तो आप तो सीखने की ट्राई करो ना। और जब आप सीखते जाओगे ना, तब आपको ये एक चीज तो समझ में आ जाएगी कि ऐसे कोई नहीं बता सकता कि 4 दिन के अंदर स्टॉक कहाँ जाएगा। अगर ऐसा कोई भी बता पाए, तो वो इतना पैसा कमा सकता है, इतना पैसा कमा सकता है कि बस। मैं ये बता सकता हूँ भाई, ये स्टॉक है, ये अच्छा है, ये इस रेंज से ऊपर आ रहा है, इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, इसका सपोर्ट ये हो सकता है, सपोर्ट से जस्ट 1 या 2% नीचे इसका स्टॉप लॉस हो जाता है, ये मैं बता सकता हूँ। अब ये एनालाइज करके अपन स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग का अपना बेसिक फ्रेमवर्क रहता है, अपन ब्रेकआउट के ऊपर शेयर को लेते हैं, और जैसे ही 10-15% का टारगेट हिट होता है, अब टारगेट क्या होता है ये समझने वाली चीज होती है। टारगेट अपने केस के अंदर मैं आपको दे देता हूँ कि भाई यार ये टारगेट है, फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, पूरा मैंने आपको फ्रेमवर्क मैसेज के थ्रू बता रखा है। ठीक है, फ्रेमवर्क वही रहेगा, सेम चीज रिपीट करके सेंस नहीं है। लेकिन आपको भी अगर टारगेट देखना है तो कैसे देखोगे? अगर कोई स्टॉक है लेट से 100 रुपए पे, अब है ना वो गिरते 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 उसने सपोर्ट लिया 70 पे। अब 70 पे ऐसे नहीं वो सीधे गिर गया, 70 पे भी वो थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, फिर वो नीचे गिरना चालू हुआ, फिर वो आ गया 60 पे, फिर वो नीचे गिरना चालू हुआ, फिर वो आ गया 50 पे, है ना। अब 50 के हिसाब से आपको पहला टारगेट क्या हो गया? 60, क्योंकि 60 पे उसने सपोर्ट लिया है। देखो आप, मतलब आप टेक्निकल्स पे मत जाओ, आप बेसिक इंसान के मेंटेलिटी से समझो। लेट्स से कोई शेयर किसी ने 60 पे खरीदा है ना, आपकी जैसे हजारों लोग हैं जिन्होंने 60 पे खरीदा है ना। मैं ऊपर जाने की वैसे बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक नीचे आने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि नीचे के टाइम पे सेलिंग होती है ना। 60 पे किसी ने शेयर खरीदा है, और वो मतलब बेसिकली खरीदा है, और वहां पर वो एंट्री बना चुका है, आपके जैसा मेरे जैसा इंसान, और वो वेट कर रहा है। फिर 2-4 दिन जो कंसोलिडेशन में कह रहा हूँ आपको, उसके अंदर 59-58 गया, वहां पर और लोगों ने एंट्री बनाई, फिर वो 60 आ गया, फिर वापस 58 आ गया, फिर 60 आ गया, 58 आ गया, है ना, ऐसे करके कंसोलिडेशन हुआ। 4-5 3-4% की रेंज में जो भी हुआ वो ठीक है। अब जैसे ही वो 58 से नीचे गया, 55 53 52 51 50 के आसपास आ गया, भाई जिनको निकालना है, जो जैसे सपोज कोई बेसिकली स्टॉक मूवमेंट्स किन से आते हैं, क्यूआईबी जब बाय करते हैं, म्यूचुअल फंड जब इन्वेस्ट करते हैं, या फिर कोई बड़ी पार्टी बाय करती है, या फिर ग्रुप ऑफ बड़ी पार्टी जब बाय करती है तभी आता है। वैसे सेलिंग में भी सेम चीज है। तो जब वो नीचे आ गया, लेट्स से उनको तो बेचना है, उनको तो 53 पे भी बेचना है अपना माल, तो ऐसे 50 पे आ गया। तो अब मैं अगर आपको सपोज कह रहा हूँ कि 50 पे स्टॉक ले लो, मेरे को लग रहा है कि फंडामेंटल्स अच्छे, टेक्निकल अच्छे हैं, जस्ट बिकॉज ऑपरेटर्स को और नीचे लाना था, वो लेके आना। अब वो जब 50 के ऊपर आपको स्टॉक दे रहे हैं ना, तब अपना फर्स्ट टारगेट क्या हो गया? 60। अब पूछोगे 60 क्यों? क्योंकि 60 जैसे ही वो जाएगा, जो भी उसमें फंसा हुआ है ना इंसान, वो निकलने की कोशिश करेगा, उसको लगेगा मेरा भाव आ गया, अब मैं निकल जाता हूँ। और इसका बेस्ट एग्जांपल मेरे को कोई नहीं देना, मेरे को पता नहीं मेरा फ्रेंड मीटिंग ले रहा है नहीं, अविनाश। ही इज द लाइक परफेक्ट एग्जांपल फॉर दिस। क्यों? एलकेपी फाइनेंस अभी रिसेंट में एक कौन सा था, साड़ी का कोई स्टॉक था, साड़ी नहीं आई थी, जिसका रिसेंट आईपीओ आया था। सेम वो 2 महीने से पेशेंटली अपने भाव का वेट कर रहा था। जिस दिन उसका भाव आया, 8% का एक दिन में मूव आया। मैं आपको बताता हूँ, शेयर का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है इस टाइम पे। उस टाइम पे उसने सेल किया, उसी टाइम पे मैंने पोजीशन बनाई, क्योंकि मुझे पता था ये काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, आज इसने रेंज तोड़ी। उसके रेंज जैसे ही मैंने पोजीशन बनाई थी, आई थिंक 3 या 4 या 5 दिन मैक्सिमम वो रुका, और उसके बाद उसने फिर 2 या 3 दिन में 20 से 30% का मूव दे दिया। तो अब फिर अविनाश उसका ये एक ही वो होता है कि भाई यार मैं तो जब भी स्टॉक बेचता हूँ वो ऊपर चढ़। सेम स्टोरी आप एलकेपी फाइनेंस में भी देखोगे। कोई भी रिकमेंडेशन इस स्टॉक को मत लेना, क्योंकि ये बहुत ही कहते हैं ना, उसे बहुत ही स्मॉल मार्केट कैप वाली कंपनी है। तो हम लोगों ने काफी एनालाइज करके, और काफी थोड़ा बहुत हमें पता था इस चक्कर में, मैं ज्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन थोड़ा बहुत हमें पता था, इस चक्कर में हमने उस स्टॉक के अंदर एंट्री बना के हमने सोचा था, तो वो कंसोलिडेट करके एक रेंज के ऊपर आया, 250 आई थिंक वो रेंज थी। अब अविनाश ने उस रेंज में निकल गया, उसके बाद शायद वो 350 400 जाके आया, कोई देख लेना जगह चेक करे तो। पॉइंट इज कि एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ये वाली चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। क्यों? क्योंकि एक आम इंसान जो है ना, जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नेचर है, वो यही है कि मेरे को लॉस में नहीं जाना।
आई डोंट वांट टू बी प्रॉफिटेबल। टाइम वैल्यू वो चीज कंसिडर नहीं करता। लेट्स से एचडीएफसी उस बैंक उसने 1,000 रुपए पे लिया, 2 साल लग गए उसको वापस 1,000 पे आने पे, लेकिन वो इस चीज को कंसिडर नहीं करेगा। वो इस चीज को कंसिडर करेगा मेरा 1,000 का भाव वापस आ गया, मैं निकल जाता हूँ, और डेफिनेटली फिर वो 1,000 से 1,300 जाएगा। अब बात यही आ जाती है कि अब ये चीजें खैर सीखने वाली होती है। अगर आप धीरे धीरे ये चीज करोगे तो हमने खुद ने बहुत सारी गलतियां करके सीखे हैं। और हमारे साथ तो इतना फोमो हुआ है, इतना फोमो हुआ है, मैं आपको बता नहीं सकता कि भाई कितने शेयर्स हम बेचते और अगले दिन ऊपर, अगले बेचते अगले दिन। फिर हमने इस चीज को समझा, टेक्निकल्स थोड़े से स्टडी किए, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, फिर से मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं चाहिए। मैं सबसे बेस्ट चीज पता है क्या होती है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आप स्टॉक्स मेरे लेते हो, आप कहीं और भी किसी को फॉलो करते होंगे, क्योंकि आप प्रीमियम कम्युनिटी में हो, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप मेरी रिकमेंडेशन कंपैरेटिवली ज्यादा लेते होंगे। लेट्स से आप कहीं और भी ले रहे हो, आपने उसको वॉच लिस्ट में रखा, तो सबसे बेस्ट स्टॉक पैसे कमाने का होता है वो स्टॉक। क्योंकि कोई और शेयर आपने कहीं से सुना जो आपने वॉच लिस्ट में नहीं रखा हुआ, उस स्टॉक को अगर आपने देखा होगा कि जो भी मेरे शेयर्स जिन जो दे भी रहा हूँ, जैसे आईजीआईएल हो गया या फिर इकोज मोबिलिटी हो गया, ये अभी नए मेंबर्स ये चीज नहीं समझ पाएंगे, बट ये मैं 3 महीने 4 महीने पहले से आईपीओ के टाइम पे इस पे पैसा बना चुके ऑलरेडी। वी हैव ऑलरेडी मेड द मनी इन ओपन टेलीग्राम चैनल, यू कैन गो एंड सी। तो हम इसमें ऑलरेडी पैसा बना चुके। डैम्स कैपिटल हो गया, हम लोग तो शायद, मेरे को पता है कि एग्जिट कर गए थे, थोड़ा बहुत तो मेरे पास पड़ा हुआ था। डैम कैपिटल तो मेरे को पास पड़ा हुआ था, मैंने सपोर्ट पे उसको एवरेज डाउन भी किया था। तो ऐसे शेयर्स जो थे उनमें हम पहले ही, अभी ट्रांस रेल लाइटिंग हो, मतलब इतने आईपीओ स्टॉक्स हैं, और मैं तो खैर, मेरा तो आईपीओ स्टॉक्स के प्रति ज्यादा रहता है लगाव। ऐसे नहीं, सारे फर्जी वाले नहीं, मैं ये जैसे ओला पेटीएम ये सब मैं शुरू से अवॉइड करके चलो। आप मानोगे नहीं, मैंने, मेरे को याद है ओला के टाइम पे मैंने मेरे चैनल पे जनरली मेरे को कोई कुछ उल्टा नहीं बोल के जाता। वो हमेशा ओला के लिए जब मैंने उस टाइम पे डाला था वीडियो, देवर लाइक कि और तू क्या जानता है, अभी तो 100 रुपए का स्टॉक है, 1,000 रुपए जाएगा, मार्केट कैप उनको पता नहीं है, खैर समझ रहा। तो हम आके बोल रहे जा रहे कि भाई यार कंपनी है वो, दे डोंट केयर। और सेम अभी ये एनएससी की आईपीओ की अभी मैंने जो वीडियो बनाई है प्री आईपीओ की, उसमें भी कुछ लोग हैं, मतलब दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट, बेसिकली ये है कि भाई दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट द रियलिटी। तो अब मैं कोई स्टॉक को 6 महीने से ट्रैक कर रहा हूँ, मेरे को जरूरत है किसी चार्ट पैटर्न की, मैं खुद एक उसके लिए चार्ट पैटर्न हूँ, समझ रहे हो आप। मैं ये नहीं कह रहा मैं नए स्टॉक्स मत लो, नए स्टॉक्स लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सबसे जो बेस्ट पैसा कमाने वाला स्टॉक है वही वही स्टॉक है जिसको आप 3 6 12 महीने से ट्रैक कर रहे हो। आपको उसके सपोर्ट पता है, आपको उसका रेजिस्टेंस पता है, आपको उसका वे ऑफ मूवमेंट पता है, कहीं ना कहीं आप ट्रैक कर रहे हो, तो शायद कंपनी के फंडामेंटल्स भी आपको पता होंगे। इसलिए आप देखोगे मेरे जो नाम होते हैं वो फेमिलियर होते हैं, और मैंने जिन पे बेसिकली वीडियो भी बनाई हुई है, आईपीओ के थ्रू एनालाइज किया हुआ है, वो वाले रहते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर सबसे बेस्ट सिनेरियो ये हो जाता है। तो आपको मैंने क्या बता रहा था, लेने का टाइम, लेने का मैंने आपको बता दिया। स्टॉप लॉस आपको किस तरीके से फॉलो करना है वो मैंने आपको बता दिया। उसका जो सपोर्ट होता है 50 डे 200 डे मूविंग एवरेज, वो सपोर्ट हो जाता है इनिशियली। जिस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके आपने लिया है, अगर उसी को कंक्लूडिंग, अभी मैं आप एक चीज बताता हूँ और, जैसे परसों थर्सडे को आई थिंक अपने स्टॉक्स गिरे थे, एक या दो, आई थिंक 3 4 स्टॉक्स के अंदर कईयों ने मुझे कहा था कि स्टॉप लॉस हिट हो गए। मैं ठीक है। अब पता है क्या, स्टॉक्स स्टॉक पर्टिकुलरली स्टॉक खराब है और एक पर्टिकुलरली मार्केट की वजह से स्टॉक नीचे आया, इसमें बेसिक डिफरेंस ये होता है कि अगर मार्केट नीचे आया है और मार्केट बहुत ज्यादा नीचे आया है, उसके साथ 5 10 स्टॉक के एक साथ स्टॉप लॉस हिट हो गए, तो आई थिंक आपको एक सेशन और वेट करना चाहिए। रीजन भी कि वो, जैसा कि आपने देखा किसी सिचुएशन के कारण है, फर्स्ट जो सेल ऑफ होता है वो हमेशा बाय बैक होता है। मतलब बेसिकली क्या होता है, सपोज आप, अब आप लोग हो जैसे मैं हूँ, अपन जो मार्केट वाले बंदे हैं, अपन के कई लोग भरे पड़े हैं कि उनको शेयर्स लेने हैं, लेकिन उनको एंट्री नहीं मिल पा रही। तो वो क्या करते हैं, जैसे ही डिप दिखा उनको 2% का, दे विल रन टू बाय। तो फर्स्ट जो डिप होता है वो हमेशा बॉट होता है, क्योंकि वो यही चलता है, मतलब बेसिकली क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा गिरा था, इस वजह से सॉरी, इस वजह से आपको बाय करना है। तो अब जब अपने एक साथ स्टॉप लॉस हिट हुए सारे, तो सीधी सी बात है, फिर पैनिक करके अपन को सेल करने के बजाय थोड़ा सा आप वो करो कि आप, मेरे को पता है, अगर आप फंडामेंटल्स पे जाओगे, प्रिंसिपल्स पे जाओगे, बेसिक यही है कि यार स्टॉप लॉस हिट हुआ है, लेना है। लेकिन आप थोड़ा सा, आपको ये चीज कंसिडर करनी पड़ेगी कि अगर एक साथ 5 10 शेयर्स के स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे वो आर सिस्टम्स वाला हो गया, और भी 4 5 की लिस्ट थी, मेरे को आर सिस्टम इसलिए याद है पर्टिकुलरली क्योंकि उसने अच्छा मूव दे दिया था। अब आर सिस्टम अपने शॉर्ट टर्म वाले फ्रेम के अंदर है, तो यहाँ पर आपके शॉर्ट टर्म वाले के अंदर एंट्री बन जाती है। समझ रहे हो आप। देखो एक चीज ये मैं करूँ, एक चीज थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जाके एक चीज बोलूंगा मैं।
अभी के मार्केट सिनेरियो को देखते हुए कैश जरूर रखना। मैं आपको बताता हूँ मेरा क्या सीन है, मैं बता देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि भाई मैं किस तरीके से वर्क कर रहा हूँ। मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को मैं छेड़ता नहीं हूँ, लॉन्ग टर्म शेयर्स को मैं इतना ज्यादा छेड़ता नहीं हूँ, वो चल रहे हैं। हालांकि अभी मैंने उनके अंदर एसआईपी जो मैं डालता हूँ, मैं कोई वो नहीं करता अभी तक, तो कोई नहीं करता कि मैं म्यूचुअल फंड फॉलो करूँ। लेकिन अभी ये है कि मैं खुद पर्टिकुलरली हर महीने या हर 2 महीने में जब मुझे लगता है कि हाँ दिस इज द बेस्ट टाइम, मैं खुद ऐड कर देता हूँ, क्योंकि मैं मेरे को लगता है कि मेरा जितना पैसा है वो लिमिटेड है और मैं अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ अभी तक। म्यूचुअल फंड भी कंसिडर करेंगे, अगर थोड़ी सी इनकम ज्यादा बढ़ती है, भाई कल को सीए बन जाते हैं उसके बाद सब कुछ कंसिडर करेंगे। बट अभी जो इनकम है वो मुझे लगता है कि मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो उस हिसाब से मैंने अपने लॉन्ग टर्म शेयर्स को ले रखा है। अब शॉर्ट टर्म और स्विंग जो मेरा पोर्टफोलियो है, मैं आपको बताऊं, लेट्स से मेरे पास 1 लाख रुपीज की कैपिटल है, तो मैं अभी ओनली 20 से 30 थाउजेंड की कैपिटल से ट्रेड कर रहा हूँ, और उसके ऊपर 2x 3x का मार्जिन लेके रख रहा हूँ। फिर से सुनना, मेरी कैपिटल है लेट्स से 1 लाख रुपीज, 25 से 30 थाउजेंड मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, उस पर मार्जिन ले रखा है 2.5 टाइम्स अब तक। अब तक क्यों? क्योंकि अब तक स्विंग बहुत अच्छे काम कर रहे थे, प्लस मेरे पास एक कैश होता है ना, मेरे को एक सेटिस्फेक्शन रहती है कि भाई हाँ यार मेरे आज मार्केट गैप डाउन खुला, चलो ठीक है लगा दिए एक साथ 50 60 हजार 80 हजार जितने भी डालने डाल दिए। और अगर बढ़ गया तो ठीक है, गिर गया तो फिर अपन जो भी आगे का प्रोसेस है वो फॉलो करेंगे। बट ऐसा है भाई, पता है कि भाई फर्स्ट डिप जो होता है वो बाय होता है, तो वो वाली चीज है वो। तो मैंने इसीलिए उसको भी थोड़ा सा सेम डे पे बुक करने की कोशिश करी, क्योंकि मुझे नहीं पता था भाई वीकेंड है क्या क्या चीजें एक्सकेलेट होगी, क्या 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 होगा, इसलिए मेरे को आइडिया नहीं था। तो मैंने कहा चलो यार अभी जो पैसा बनाया है सेम टाइम पे वो अपन निकाल लेते हैं। तो वो वाली चीज मैंने करने की कोशिश करी। अब इससे क्या पता चलता है, मेरे पास 70% स्विंग के लिए जो कैश है वो होल्ड किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? क्योंकि अगर मेरे को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं वहां पे डिप्लॉय कर दूंगा, और मैं एमटीएफ पे डिप्लॉय कर दूंगा। मैं फिर से बोलता हूँ, कई लोग इसको प्रमोशन की तरह ले, मैं एमटीएफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं 10% से ऊपर इजीली निकाल लूंगा। मतलब मेरा जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, मैंने जो सीएजीआर रिटर्न्स पर्सनली बनाए हैं, क्योंकि मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि भाई मैं कोई भगवान हूं या ऐसा कुछ नहीं, बट मेरी कैपिटल इतनी छोटी है तो उस पर रिटर्न्स निकालना इज नॉट अ वेरी बिग डील। भाई 8 10 15 लाख की कैपिटल मैं छोटी मानता हूँ, ये अभी इतनी नहीं है। आप में से कई होंगे जिनकी शायद काफी अच्छी कैपिटल होगी, बट अभी मेरी इतनी कैपिटल है तो फिर मैं उस हिसाब से एक्ट कर रहा हूँ। तो मुझे ये पता है कि 10% पे अगर मुझे पैसा मिल रहा है तो मैं उसके हिसाब से पोर्टफोलियो बना के, आज नहीं तो कल अपन तो वही है ना, अपन तो अगर इस चीज में इन्वॉल्व है तो अपन तो पैसा बना लेंगे। इसलिए मैंने ये अभी लेट से मेरा 30% मैंने यूज करके ऑलमोस्ट 60 70 80% इन्वेस्ट कर रखा है कैपिटल का, अगर आप देखोगे तो अब जो 70% है उस पर मैं कितना इन्वेस्ट कर सकता हूँ? 140%। बेसिकली अभी जितना भी है उसका मैं ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ले जा सकता हूँ अगर इनकेस मार्केट फॉल होता है तो। अब मुझे ये पता है कि 95% आप लोगों में से ऐसा कोई नहीं होगा जो, अमाउंट वाइज नहीं कह रहा, प्लीज अमाउंट वाइज मत लेना, परसेंटेज वाइज कह रहा हूँ, कि वो पोर्टफोलियो को 3 टाइम्स कर पाए इन केस ऑफ फॉल। तो मैं ये कह रहा हूँ 3 टाइम्स मत करो आप, लेकिन एटलीस्ट 2 टाइम्स करने जितना पैसा रखो। अपने पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, मैं आपको प्रीमियम ग्रुप के अंदर शेयर करूंगा। लेकिन अगर आपके पास पैसा ही नहीं हो तो आप क्या करोगे? तो आप बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा, कोई सेंस नहीं निकलेगा उसका। इसलिए कैश हमेशा होना चाहिए आपके पास। और आप में से बहुत ऐसे होंगे जो कंटिन्यूअसली अर्न कर रहे हैं, जो अपनी लाइफ में कहीं और किसी तरीके से अर्न कर रहे हैं, तो उनके साथ तो कैश फ्लो की वैसे भी प्रॉब्लम नहीं है, आप कैश फ्लो रखो। अपन स्टॉक्स ऐसे नहीं, देखो मैं ये नहीं कह रहा देखो लॉस नहीं हो सकता, स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, बट मैं ऐसे स्टॉक्स बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा जो जीरो पे जाने की कगार पर हो, जिनमें 80 90% तक कैपिटल लॉस हो जाए। मेरे को याद नहीं मैंने किस शेयर के अंदर ऐसा किया है अभी तक। मेरा पर्सनल लेवल पे बता रहा हूँ कि मेरा आई थिंक 90% कैपिटल लॉस किसी में भी नहीं हुआ। मेरा मैक्सिमम गया है आई थिंक 40 50%, वो भी एक शेयर के अंदर जो कि बहुत ही छोटा स्टॉक था। और मतलब हाँ ठीक है, वो तो अब इतना तो मैं कंसिडर करता हूँ, चलो होता ही। तो उस कैटेगरी के अपन शेयर्स लेंगे कि भाई यार, अब जैसे कई लोग, अभी मेरे को अभी इतना गुस्सा आता है ना कहीं देख के। मैंने इतना, आप जो पुराने मेंबर्स है वो जानेंगे कि मैंने पेनी स्टॉक्स में कई जो पंप एंड डंप चल रहा था उनको कुछ लोगों को एक्सपोज किया था, मेरे को थ्रेट्स वगैरह आए, चलो कोई बात नहीं। लेकिन उस शेयर, अब उस थ्रेट वाले वीडियो पे क्या कमेंट आ रहे हैं कि भाई अब तो मुझे लगता है कि ऑपरेटर निकल गए, तो क्या हम इस स्टॉक को बाय कर लें? मेंटेलिटी सोच रहे हो आप कि भाई अब ऑपरेटर निकल गए, ये कचरा स्टॉक था, फंडामेंटल रिजल्ट सब कचरा है, लेकिन हम क्या अब इस स्टॉक को बाय कर लें? मतलब क्या बोलूं मैं उनका, खैर फिर मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ, ठीक है यार तुम अब करना है जो करो। बट इस तरीके से मत सोचो, आपको क्वालिटी स्टॉक्स लेने हैं, जिनमें आप फंस जाओ ना तो आपको ये ना हो
कि भाई यार एवरेज अप नहीं कर सकते, एवरेज डाउन नहीं कर सकते, समझ रहे हो आप? जैसे और छोड़ो, आप तो डैम कैपिटल ही ले लो, वो आते 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 200 पे आ गया। 200 पे इतने लोगों से मैंने फ्रेश बाय करवाया है, और मैंने ओपनली शेयर नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं पता कोई कितनी पोजीशंस बना के बैठा है पहले से डैम कैपिटल में। आईपीओ के टाइम से लोग स्टॉप लॉस नहीं लेते। मैं आपको, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, मैं आईपीओ स्टॉक वीडियो में आके आपको क्लियरली मेंशन कर रहा हूँ, आईपीओ लिस्ट होगा यहाँ से 5% का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेना है। मैं क्यों बोलता हूँ ये लाइन, मतलब मेरे को क्या मजा आ रहा है कि ये लाइन बोलने में, मैं नहीं बोलूँ, लेकिन उस चीज को लोग कंसिडर ही नहीं करते। खैर कोई बात नहीं, बट पॉइंट इज कि भाई अपन को आइडिया था कि क्वालिटी है स्टॉक में, तो मैंने होल्ड करवाया। होल्ड करवाने के बाद 200 पे एवरेज डाउन करवाया, 200 के पहले भी एवरेज डाउन करवाया था, बट वो फर्स्ट एवरेज हो गया था मेरा, शायद मुझे याद नहीं किस रेंज में। और फिर मैंने उसको बोल दिया था कि अब एवरेज नहीं करेंगे इसमें, अपना हो गया, अब भगवान भरोसे है, अगर चल जाए तो अच्छी बात, सॉरी। तो फिर वो 200 पे जैसे ही आया, उस टाइम पे मैंने, मेरे को जितने वीडियो पे कमेंट्स आए हैं, क्योंकि 200 एक सपोर्ट था और वहां पे कंसोलिडेट किया है गेम, वहां पर बहुत ज्यादा स्टॉक ने कंसोलिडेट किया था, तो उस तरीके से फिर अपन ने उसके अंदर एंट्री बनाई, और फिर अपन उसको ऊपर चलने दिए। तो बेसिक पॉइंट में ये कन्वे करना चाह रहा हूँ कि क्वालिटी इस लेवल की होगी कि आपको कैपिटल खत्म नहीं होगी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यार ड्रॉ डाउन नहीं आ सकता, 10-20% ड्रॉ डाउन आ सकता है, अगर स्टॉप लॉस लेना पड़े तो लेंगे भी, लेकिन कैपिटल खत्म हो जाए या फिर कोई क्वालिटी ऐसी गंदी है, कोई आप किसी को जाके बोलो कि यार मैंने ये शेयर इसके कहने पे लिया है, तो इसको अगर कोई जानकार है फाइनेंशियल मार्केट्स का, तो वो ये नहीं बोलेगा कि यार इसने तेरे को फंसाया है। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये मेरे कहते हैं ना उसे, खैर हमारे को मेरा फ्रेंड है वो भी सेम चीज है, मतलब वो भी यूट्यूबर वगैरह है, तो हमको वो कहते हैं ना उसे पीस ऑफ माइंड इस चीज का आता है कि भाई यार हम खुद जो कर रहे हैं, खुद जो ले रहे हैं वो बता रहे हैं। हालांकि मेरे को पता है कि कई लोग ये चीज कर सकते हैं कि भाई यार आप खुद लेके बता रहे हो आपके बढ़ जाएंगे ये वो, तो भाई देखो मेरी कम्युनिटी इतनी बड़ी तो है नहीं कि भाई मैं शेयर बताऊंगा और वो 10% का मूवमेंट दे दे। मतलब प्रैक्टिकली आप सोचो, अपनी प्रीमियम कम्युनिटी में अभी 300 समथिंग मेंबर्स हैं, और ऑफिशियली जो अपना पूरा बड़ा चैनल हो, अपने तो खैर अभी छोटा ही, अपन तो ग्रो कर रहे हैं, अगर आप लोगों का साथ रहा तो और ग्रो करेंगे। उस टाइम पे चलो इस चीज को मैं कंसिडर कर भी लूँ, बट अभी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं शेयर दे रहा हूँ और मेरे कहने से बढ़ गया, तो फिर मैं उस चीज को नहीं करता। और प्लस मेरा तो कितनी बार ऐसा होता है, अच्छे शेयर्स होते हैं मेरे को लेने होते हैं, बट मैं वो मैसेज टाइप करता रहता हूँ, लेता रहता हूँ, फिर मैसेज के जस्ट बाद बहुत सारे जो प्रीमियम 1 ईयर मेंबर्स हैं उनके कुछ डाउट्स होते हैं, उनको क्लियर करता हूँ। इस चक्कर में वो ऑलरेडी 3-4%, क्योंकि वो तो ब्रेकआउट पे होता है ना शेयर, अभी तक तो अपन ब्रेकआउट वाले पे खेल रहे हैं, तो वो 3-4% बच गया, तो उस चक्कर में मैं ले नहीं पाया, फिर अब खुद ही आउट ऑफ रेंज हो गया। एक सेकंड, इसकी आवाज, माइक ऑफ कर लेना अभी, मैं एक बार मैसेजेस भी चेक कर लेता हूँ। योर वॉल्यूम इज वेरी लो। ईयरफोन्स तो लगा रखे हैं? नहीं, सरस्वती सारी नहीं था, वो दूसरा था, नाम मैं बता दूंगा। हाँ ठीक है, आई थिंक अब आवाज आ रही है, मैं थोड़ा और लाउड बोलने की कोशिश करता हूँ। हेलो। ओके, चलो ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है मैंने समझा दिया, स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं वो मैंने समझा दिया, बट अभी मेरे को स्विंग ट्रेडिंग से ज्यादा फोकस करना है थोड़ा सा वैल्यू इन्वेस्टिंग पे। अब अपन उस कैटेगरी के अंदर जा रहे हैं कि वहां पर मैं वैल्यू अपॉर्चुनिटी ज्यादा ढूंढूंगा, तो इसलिए जो भी मेंबर्स प्रेजेंट हो उनको मैं बताऊंगा कि भाई अब मैं शेयर्स ऐसे दूंगा जहां पर मुझे वैल्यू भी नजर आएगी, वैल्यू इन द सेंस डिस्काउंटिंग वैल्यू, भाई वो अपने मीडियन पी के आसपास हो या उससे कम हो, और रिसेंट रिजल्ट्स अच्छे हो, मतलब बेसिक जो भी फ्रेमवर्क रहता है वो रहेगा। और इसलिए फिर स्टॉक्स थोड़े हो सकता है और कम दूं, और मैं फिल्टर आउट करके दूं। और अब अपना स्टॉप लॉस भी डीप रहने वाला है। डीप इन द सेंस क्या होगा मैं बताता हूँ। लेट से मैंने आपको शेयर दिया 100 रुपए पे, अब वो किसी भी कारण से कोई भी एक्स्ट्रा बाहर की न्यूज हो गई, उसके कारण से वो 80 रुपए पे आ गया, तो आपको इतनी कैपिटल रखनी है कि आप उसको एवरेज डाउन कर सको। अभी तक स्विंग ट्रेडिंग में मैंने, मेरे को लगता नहीं कि मैंने आपको एवरेज डाउन के लिए मोटिवेट किया है। जितने भी पुराने मेंबर्स हैं और जितने भी लास्ट वीक के भी मेंबर्स हैं वो ये चीज जानते हैं कि मैं स्टॉप लॉस को बोलता हूँ। अब ऐसा टाइम आने वाला है जहां पर हो सकता है एवरेज डाउन करना पड़े। मैं इस चीज को एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका पेशेंस टेस्ट हो सकता है। क्या होगा नहीं पता, लेकिन जो सिनेरियो बन रहा है वहां पर ये है, देखो दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हो रही है। निफ्टी ऐसा हो रहा है कि उसने काफी अच्छा रनअप दिया है, वो कंसोलिडेट करके या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ऊपर जाता है तो 10-12% का मूव बन सकता है। एट द सेम टाइम क्या हो रहा है, ईरान ईरान वगैरह की टेंशन चल रही है। अब पता है ईरान और
इसराइल को अगर आप फॉलो कर रहे हो, आई एम श्योर आप कर ही रहे होंगे, तो उनके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पहले जो एस्केलेशन हुई थी वो हुई थी उसके अंदर, ठीक है मीडिया वो ईरान ने थोड़ा बहुत अपनी फेस सेविंग करी और हो गया। अब जो हुआ है ना, बात यहाँ पर न्यूक्लियर खत्म करवाने की है, तो वहां पर बहुत ज्यादा ऑयल प्राइसेस इम्पैक्ट होगी। और ऑयल प्राइसेस कैसे इफेक्ट करती है अपनी पूरी इकोनॉमी को, या आई थिंक आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी गुड्स है, आप क्या करोगे, आप उसको कहीं ट्रेवल करके लेके जाओगे और उससे उसकी कॉस्ट बढ़ेगी या कम होगी, तभी आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डिफाइन होते हैं। तो अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ती है, तो आपको लगेगा कि यार हमारे ऑयल प्राइस बढ़ने से पेट्रोल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं। कोई भी गुड्स है, लेट्स से मैं यहाँ पर अगर एक कॉम्ब भी ले रहा हूँ, तो इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर 20 पैसे 30 पैसे बढ़ चुकी है, तो फिर वो कंपनी के मार्जिन पे इफेक्ट होगी। तो उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट काफी ज्यादा हो सकता है। सेकेंडली, 7-9 जुलाई को ट्रम्प के टैरिफ की वो खत्म हो रही है, ट्रेड डील की बातें चल रही है, बट ट्रम्प बहुत मूडी आदमी है। अभी तक मार्केट ये एंटिसिपेट कर रहा है इंडिया की ट्रेड डील हो जाएगी। मैं ये बता रहा हूँ आपको, मार्केट ये एंटिसिपेट कर रहा है एटलीस्ट ट्रेड डील हो जाएगी, एटलीस्ट एक बेस जो है ना प्लान वो आ जाएगा, जो कि मैं भी मानता हूँ कि आ जाना चाहिए। लेट्स से अगर वो नहीं आता, तो 8-10% का फॉल तो यूं ऐसे आएगा, वो आपको इतना टाइम नहीं देगा कि आप एग्जिट कर पाओ। वो इस तरीके का फॉल होगा जैसा अपन ने उस टाइम पे देखा था 22,000 वाले टाइम पे, उससे भी शार्प फॉल होगा, क्योंकि अब मार्केट जो है पॉजिटिव लेके चल रहा है। मार्केट मार्केट जो है, इंडियन मार्केट्स की बात कर रहा हूँ मैं स्पेसिफिकली, कि वो ये एकदम उस कंसेप्ट पे चल रहे हैं कि इंडिया और यूएस की ट्रेड डील हो जाएगी, सब कुछ सही रहेगा, और आने वाले टाइम में चाइना को थोड़ा नेगेटिव मिलेगा और इंडिया को पॉजिटिव मिलेगा। ये पूरा सिनेरियो अभी तक लेके चल रहा है मार्केट। अगर इसके अंदर थोड़े से भी चेंजेस आते हैं ट्रम्प की तरफ से, मैं ईरान और इसकी बात नहीं कर रहा, यहाँ की तो बात है क्रूड ऑयल की, लेकिन अगर ट्रम्प की तरफ से थोड़ा सा भी मूड या कुछ भी उसका होता है, तो फिर उसका बहुत सीवियर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा और बहुत ही शार्प फॉल आएगा। तो अपन को उसके लिए प्रिपेयर रहना है। मेंटली प्रिपेयर कैसे होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, स्विंग पोजीशंस को शॉर्ट करो, जहां पर प्रॉफिट हो रहा है उनको बुक करो, और थोड़ा सा जो मेरे शॉर्ट टर्म शेयर्स हैं उनके अंदर पोजीशन होल्ड करो, जो मैंने शेयर किए उनके अंदर पोजीशन होल्ड करो, जहां पर भी स्टॉप लॉस हिट हो रहा है वहां पे लो। और अगर अपन को कोई ऐसा शेयर है जो शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा लग रहा है, या फिर अपन को लग रहा है फंडामेंटल्स वाइज अच्छा है, जैसे कि मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, उसको आप एवरेज डाउन करोगे। लेकिन कब? जब वो मिनिमम आपकी, मेरी नहीं, आपकी परचेज प्राइस से 20% तक फॉल हो चुका होगा। 20% या फिर 10% पे भी कर सकते हो, अगर बहुत ज्यादा क्वालिटी स्टॉक है तो वहां पर आप 10-20% पे कर सकते हो। अब देखो, एक चीज ये भी समझो कि कुछ ऐसे कंपनीज 100% होगी जिनका इस चीज से कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। जैसे सपोज अभी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, भारतीय एयरटेल। वहां पर अपन डेटा यूज कर रहे थे, डेटा यूज करेंगे, इसका बहुत ही नेग्लिज, मैं ये नहीं कहूंगा होगा ही नहीं इम्पैक्ट, बट नेग्लिजिबल इम्पैक्ट होगा अगर टैरिफ वो टैरिफ का, या फिर मैं कहूँ उसका क्या कहते हैं उसे, क्रूड ऑयल का, तो वहां पर इम्पैक्ट नहीं होगा। तो ऐसी कंपनीज अगर अपन को वैल्यू में मिलती है, अपन को लगता है कि यार मार्केट गिर रहा है इस वजह से ये गिर रही है, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज अब मैं फाइंड करने की कोशिश करूंगा। जो लोग कहते थे ना कि भाई 1 साल 3 साल 5 साल के लिए शेयर बताओ, ऐसी अपॉर्चुनिटीज अब फाइंड करना शुरू करूंगा, लेकिन उसके अंदर पेशेंस टेस्ट होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, वहां पर आप ये नहीं बोल सकते 5% के फॉल के बाद कि भाई आपने मेरा लॉस करा दिया, नहीं। मैं खुद आपको दिखा दूंगा कि भाई मैं भी ले रहा हूँ, मेरा खुद का भी 20% का फॉल होगा तो मैं खुद भी लॉस ले रहा हूँ, और मेरे को खुद को एवरेज करना है तो मैं खुद भी एवरेज कर रहा हूँ। यहाँ पर अब बात आ जाती है, देखो स्विंग ट्रेडिंग में सब लिक्विड हो रही है, सब चल रहा है, लेकिन जब शॉर्ट टर्म और थोड़ा सा 1 साल के पर्सपेक्टिव से अपन जाते हैं, तब थोड़ा सा हैंड हेल्डिंग मेरी तरफ से भी हो जाती है। मैं भी एक्स्ट्रा एक्टिव होके जो वीकली सेशंस रेगुलर लूंगा, बीच में अगर सिलेक्ट से मार्केट के अंदर इमीडिएट कोई फॉल आता है तो हैंड टू हैंड कोई सेशन अरेंज करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जो भी जो भी एक सेकंड। हाँ, तो अब जो है वो कहते हैं ना उसे हैंड हेल्डिंग वाला जो मेरा टाइम है वो बेसिक, अब मैं सही बताऊं ना, जब स्विंग है तब तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप अच्छे से प्रॉफिट बना ही लोगे। मतलब अगर आप थोड़े से भी शेयर्स अच्छे ले रहे हो, थोड़ा सा भी ध्यान दे रहे हो, तो आप प्रॉफिट्स बना सकते हो। बट ऐसे टाइम पे लॉस नहीं करना, पहली चीज। और दूसरी चीज कि अपन इस माइंडसेट को लेके चले कि भाई 2-3-4 साल के लिए अपना पैसा ब्लॉक हो सकता है, तब आप प्रॉफिट बना पाओगे। ये माइंड से मैं फिर से कह रहा हूँ, कई कल को सपोज मार्केट अचानक से कुछ पॉजिटिव आ जाए, 1-2% बढ़ जाए, फिर आप मुझे बोलो कि तू तो बोल रहा था ये वो, हम कॉशियस हो गए, हमने कैश होल्ड कर लिया, नहीं। मैं उस
ये भाई मैं 1-2-4% आपको पता है, मैं उस पर नहीं खेलता, मैं 2-5% पे नहीं खेलता, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो बोलते हैं कि यार 1 साल 3 साल 5 साल का हमारा पर्सपेक्टिव है, वी वांट टू इन्वेस्ट मनी, तो अच्छे शेयर्स बता और हम उसको होल्ड करेंगे विद पेशेंस और अच्छे रिटर्न्स निकालेंगे। वो वाला मार्केट अब आ सकता है, आने में है। और उसके अलावा स्विंग ट्रेडिंग के अपन ब्रेकआउट जो ले रहे हैं अभी शेयर्स वगैरह, जो रिसेंट में थोड़े शेयर्स हैं वो कम चले हैं, या फिर वो अभी नेक्स्ट डे तो खैर फ्राइडे को तो चल भी गए थे, लेकिन अब मैं उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम करके अब मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरफ भी ध्यान दूंगा। पहले लेट्स से मैं 1 या 2 शेयर्स आपके साथ ऐसे वैल्यू वाले शेयर कर रहा था, अब मैं आपके साथ सपोज 10 शेयर है तो 5 वैल्यू वाले और 5 ऐसे जिसके अंदर ब्रेकआउट्स है, और उनके अंदर भी स्टॉप लॉस थोड़े से अपन छोटे कर देंगे, जिससे कि क्या होगा कि अगर कैपिटल लॉस होती है तो कम हो। ये अपना आने वाला पर्सपेक्टिव रहने वाला है। स्विंग ट्रेडिंग मैंने आपको समझा दी कि क्या होती है। मेरा सेशन ये सोच के मैंने लिया था कि भाई यार चलो ठीक है, थर्सडे फ्राइडे को अपन ये सेशन लेंगे और जितने भी न्यू मेंबर्स हैं उनके साथ और अच्छे से अपन उनको पर्सपेक्टिव समझा के और स्विंग ट्रेडिंग में कमाल करेंगे। बट प्रॉब्लम यही है कि अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई है और जो फॉलो किया है मैंने, तो मुझे ये लगता है कि अब थोड़ा मिक्स है। अब मैं ये फिर से बोल दूं कि मैं पूरा नेगेटिव भी नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि निफ्टी इंपॉर्टेंट एवरेजेस के अभी ऊपर है। इसका मैंने जैसे इंपॉर्टेंट एवरेज अगर मैं आपको बताऊं, जैसे आज मैं स्टडी कर रहा था तब 24,350 इमीडिएट सपोर्ट है, उसके अलावा शायद 23,700 750 के आसपास इसका मेजर सपोर्ट है। अगर वहां से ब्रेकडाउन आता है तो फिर वहां पर मैं स्विंग नहीं छोड़ूंगा। जहां पर मेरी निफ्टी ही अगर एवरेजेस के नीचे है तो स्टॉक को मैं इतना नहीं ट्रैक करूंगा, फिर मैं वहां पर वैल्यू की अपॉर्चुनिटी ज्यादा ढूंढूंगा। वैल्यू मतलब ये नहीं है आप ये कल ये सोचो कि वो लोग स्टॉक्स रिटर्न नहीं देंगे या एचडीएफसी बैंक की तरह सुस्त पड़े रहेंगे, नहीं। मेरा वैल्यू का मतलब होता है एसबीआई कार्ड हो गया, मेरा वैल्यू का मतलब होता है नारायण हृदयालय हो गया, मेरा वैल्यू का मतलब होता है जहां पर साइज भी अच्छी खासी है। एसबीआई कार्ड एक अच्छी साइज की कंपनी है, नारायण हृदयालय एक अच्छी साइज की कंपनी है, कंपनी के पास कैश फ्लो भी अच्छा है और वो रिटर्न्स भी अच्छे दे सकती है। मैं 15-20% पर ईयर के रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं करता। अगर मुझे इतने रिटर्न्स देखते तो मैं उस स्टॉक ही नहीं देता। जैसे एचडीएफसी बैंक मेरे से कोई पूछता 3 महीने पहले तो मैं उसको बता देता भाई तेरे को 10-12% चीजें ले ले सेफली। बट मैं उस माइंडसेट से नहीं सोचता, क्योंकि मेरा ये मानना है कि 12-15% अगर आप अपनी कैपिटल पे ग्रो करो, एक बहुत इस बात को मैं कई लोगों का एक माइंडसेट होगा, मैं बताना चाहूंगा। कई एक रील्स बहुत ही ज्यादा वायरल होती है, नाम नहीं लूंगा मैं उन क्रिएटर का, वैसे तो बहुत अच्छे क्रिएटर है, बट एक चीज से वो बोलते हैं कि अगर अंबानी साहब भी अपनी कैपिटल को स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करके साल भर में 20% कमा लेते, तो वो आज आरओसी जो रिलायंस की 15% आरओसी आरओई है उसके लिए दिन रात मेहनत क्यों करते? तो उस इंसान को अगर वीडियो पहुंच जाए तो मैं बोलना चाहूंगा मेरे भाई, उनका कैपिटल बेस तो देखो आप। अगर आप किसी को कंपेयर कर रहे हो तो ये तो देखो वो शुरुआत कहाँ से कर रहा है। अगर अंबानी साहब भी 15-20% से अपनी कैपिटल को 50-100 साल पहले जब धीरू भाई अंबानी जी ने स्टार्ट ही किया था तो ग्रो करते, तो आज वो जहां है वो नहीं होते। तो मतलब मेरे को समझ नहीं आता। और कई वो ये ना मतलब वो रीलों में बहुत अच्छी लगती है बात, बट मेरी कैपिटल यार 10 लाख रुपए में उसको 12% से ग्रो करके 15% से ग्रो करके कहाँ तक पहुंच जाऊंगा? देखो सुनो मेरी बात, मैं आपको यहाँ से इंटाइस नहीं करना चाह रहा रिटर्न्स के लिए, बट लेकिन आप ये तो सोचो ना कि यार आप किस चीज को किससे कंपेयर कर रहे हो। मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, इनकी जो कैपिटल है, लेट्स से मैं एक एस्टिमेट ले रहा हूँ, उनकी $50 बिलियन कैपिटल है। अगर ये एक साल में कमाते हैं 10%, दैट इज इक्वल टू $5 बिलियन। इतनी रकम उनकी 10-15-20 पीढ़ी के लिए इनफ है। अगर मेरी इतनी कैपिटल हो जाए तो मुझे उस पर 10% भी नहीं चाहिए, मुझे तो 2%, 4%, 6% जो इन्फ्लेशन बीट हो रहा है उतना मिल जाए, आई एम वेरी हैप्पी। मैं तो एफडी करा के बैठ जाऊंगा। लेकिन आप बेस को तो देखो यार, आप कैसे, मतलब मेरे को समझ नहीं आता। और सेम सेम चीज जाती है म्यूचुअल फंड वगैरह में। तो म्यूचुअल फंड्स वगैरह करते हैं इस माइंडसेट के साथ कि भाई 10-12% देखो उनके लिए बहुत सही है, जो मार्केट में एक्टिव नहीं है, जिनको पैसे रिटर्न बनाने हैं, जिनको कुछ नहीं करना दिमाग। लेकिन आप म्यूचुअल फंड्स के भी रिटर्न देखो लास्ट कुछ साल के अंदर। मैं म्यूचुअल फंड का सपोर्टर हूँ, बट मैं उसके अंदर भी एसआईपी की बजाय मेरा प्लान ये रहता है मैं लमसम करूँ। जैसे मैंने आपको बताया था, जो भी इस चैनल से पुराने जुड़े हुए हैं, निफ्टी 22,000 पे मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था, मैं मार्केट में एक्टिव नहीं था और मैं हो नहीं सकता था, क्योंकि मेरा दिमाग जब लगता है तो फिर मैं आई गिव माई फुल। तो फिर मैंने उस चक्कर में क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इंडेक्स में डाल दी। अब मेरे को पता है 22,000 है, अगर यहाँ से 10% और गिर गया तो लेट्स से और डाल दूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम तो है नहीं भाई इंडेक्स से। वहां पर क्यों? क्योंकि वहां पर मेरे को उतना ज्यादा वो नहीं था। लेकिन अब जहाँ पे मार्केट खड़ा है, वहां से अगर मैं म्यूचुअल फंड्स लूं, और फिर म्यूचुअल फंड्स में भी कई लोग क्या करते हैं 10-10 म्यूचुअल फंड्स ले रखे हैं, तो फिर आप
क्या रिटर्न बनाओगे, मतलब मेरे को लॉजिक समझ नहीं आता उस चीज का। देखो मैं एंटी न्यू म्यूचुअल फंड्स के, मैं बस ये कह रहा हूँ म्यूचुअल फंड्स में भी स्मार्ट इन्वेस्टिंग कर सकते हो अगर आप चाहो तो उस तरीके से रहता है। तो स्टॉक मैंने बता दिया आपको, वैल्यू इन्वेस्टिंग मैंने बता दी, मैंने ट्राई फ्रेमवर्क किस तरीके से आगे रहेगा वो मैंने बता दिया। मेरे को पता है इस वीडियो से बहुत ज्यादा लोग खुश भी होंगे, क्योंकि कई बोलते हैं मुझे भाई 1 3 5 साल के बताओ। मैं अभी तक उस माइंडसेट से काम नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरे को पता है 1 साल के अंदर 4 क्वार्टर्स होते हैं, 2 साल के अंदर 8 क्वार्टर्स होते हैं, और 3 साल के अंदर 12 क्वार्टर्स होते हैं। 12 क्वार्टर्स में ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखा के कंपनी को आगे आना तो सेंस नहीं बनता। लेकिन अगर मुझे कंपनी 20 30% डिस्काउंट में मिल रही है, तो वहां पर वो मेरे लिए चीज बेनिफिशियल हो जाती है। तो अपन इस तरीके से इस फ्रेमवर्क से काम करेंगे अपन। हाँ, चलो ठीक है, मेरे हिसाब से मैंने ब्रॉड ब्रॉड समझा दिया। अब अपन स्टॉक्स के थ्रू ही आपकी कोई क्वेरी वगैरह होगी तो मैं आपको लूंगा। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, मेरा वाईफाई अभी डाउन है, तो थोड़ा सा वो कहते हैं ना उसे रिप्लाई में थोड़ा सा होगा। जियोजीत फाइनेंशियल होल्ड करना है। पता है जियोजीत फाइनेंशियल की इतनी क्वेरीज पे आ रही है, क्योंकि ये सबने लिया है। मैं इसका रीजन बताऊँ क्यों लिया है। क्योंकि सबको 80 90 रुपीज पे लगता है कि रिटर्न ज्यादा आएगा। अब ये भी माइंड सेट है, इसको भी मैं लास्ट टाइम बोल चुका हूँ। तो मेरे को पता नहीं कि, चलो ठीक है अच्छी बात है आपने लिया है, कोई बात नहीं, लेकिन उसको होल्ड कर सकते हो, कंपनी अच्छी है। और क्या बोलते हैं, अगर फर्दर स्टॉप लॉस लेना हुआ तो ले लेंगे अपन। मैं शेयर कर दूंगा जब भी लूंगा, मेरे पास भी पड़ा हुआ है। सेम स्कीपर के साथ है। बालू फोर्ज में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है ऑलरेडी इसके अंदर, हो चुका है। और वो टारगेट मीट किया है, मेरे को जितना आइडिया है, देखो एग्जैक्टली आप देख लेना। बट वो टारगेट्स मीट करके फिर ऊपर से नीचे आया है। तो अगर आप टारगेट्स मीट करके नीचे से आ रहा है तो फिर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेना है। ये अपनी स्ट्रेटेजी है, मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है। टेक्नो इलेक्ट्रिक यार मेरे को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। टेक्नो इलेक्ट्रिक के अंदर क्या है कि उसके अंदर भी अपने शॉर्ट टर्म जो टारगेट्स थे वो भी मीट हो चुके हैं मेरे हिसाब से, शायद 10 15% के जो टारगेट थे। उसके अलावा फिर इसको ट्रेल कर लो आप। रिटर्न्स तो इसने दिए ही हैं मेरे हिसाब से अच्छे। इसके अंदर भी शायद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपना ट्रिगर हुआ है या नहीं वो देखना पड़ेगा मुझे। स्टॉक वाइज थोड़ा सा भी और आज ही देखूंगा मैं। केएसबी होल्ड करना है, आई थिंक मैंने दे रखा है। जीएसएफसी अभी होल्ड करना है, उसका शायद स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। और क्या है, एन टेम्प एम 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 क्या है, वोल्ट टेम्प कह रहे हो क्या आप? हाँ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लेते हैं, चलो ठीक है, अच्छी क्वेरी है, मैं बता देता हूँ आपको। लेट्स से कोई स्टॉक है 100 रुपए का, अपन ने टारगेट दिया 110 120 130। 110 रुपए का होते ही फर्स्ट अपना वो हो गया। अब इसके अंदर क्या होता है, 110 के ऊपर ऊपर चलने दो। मैं कभी भी ये नहीं कहता स्टॉक को कि कितना उसको बढ़ना है, वो अपने आप डिसाइड करता है। 110 के ऊपर वो जितना ऊपर जाएगा, उसके बाद उसका जहां से भी वो सपोज 110 से 120 गया, अब यार ट्रैक करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ इसीलिए मैंने दो फ्रेमवर्क दे रखे हैं कि भाई एक जो बिल्कुल ट्रैक नहीं कर सकता और एक वो है जो ट्रैक करता है। तो वो आप चैनल पे चेक कर लेना, टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। तो उसके अंदर क्या है, 110 से जैसे ही वो 105 पे आया, वहां पे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया और वहां पे आपको लेना पड़ेगा। दैट इज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। इसको आपका अलग अलग ब्रोकर होंगे, उसमें किस तरीके से पुट करते हैं वो मुझे आइडिया नहीं है। मैं तो खुद भी मैनुअली फॉलो करता हूँ, बट मैं मैनुअली फॉलो कर सकता हूँ क्योंकि मैं मार्केट में एक्टिव हूँ। अगर इन केस आप एक्टिव नहीं हो तो उसके अंदर दूसरी स्ट्रेटेजी भी है, वो एक बार चैनल पे जाके देखना, क्योंकि मेरे को वो बार बार क्या रिपीट करूं। 8% से गिर गया तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया अपना, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ ना यार। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई यार शेयर्स गिरेंगे नहीं, लेकिन 1 2 4% से अगर गिर गए तो भाई अब कोई शेयर 10% बढ़ गया, 4 5% से गिर गया, आपके पास 5% है, लेके निकलो। यही तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, यही तो स्ट्रेटेजी है ना। अब किसने किस रेंज पे खरीदा है वो चीज मैं एनालाइज नहीं कर सकता, लेकिन आपको तो ये देखना पड़ेगा ना। मैं टेक्नो इलेक्ट्रिक आपको 10 12% के ऊपर दिखा चुका हूँ, और मैंने तो इनफैक्ट शायद 1 2% ऊपर ही लिया था। तो आराम से उसने अच्छे रिटर्न्स दे दिए। तो अब वहां से ट्रेलिंग तो आप ही करोगे ना यार, मैं मतलब कैसे आके इंडिविजुअली ट्रेलिंग कर दूं, आप बताओ मुझे। एसबी होल्ड है, इसके पर मैं एक बार और देख लूंगा। दोस्तों ये चीज जो है ना, मतलब अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो आपको लेना ही है। अनलेस जैसे मैंने लिस्ट शेयर कर दी, तो उसकी लिस्ट के अंदर आप होल्ड कर सकते हो, उस लिस्ट के अंदर मैंने स्पेसिफिकली बोल दिया, तो बात अलग हो जाती है। स्विंग के स्टॉक कैसे सिलेक्ट करता हूँ, स्विंग के स्टॉक में ऐसे सिलेक्ट करता हूँ। मैं जाता हूँ स्क्रीनर पे, स्क्रीनर के अंदर अभी जब रिजल्ट सीजन ऑन था, मैं ऑलमोस्ट शायद 200 400
रिजल्ट उसके अंदर अपलोड होते हैं, तो उसके अंदर जो भी मार्केट कैप अगर 1000 करोड़ से नीचे का होता है, मोस्टली मैं उसको अवॉइड कर देता हूँ। अच्छे मार्केट कैप वाले शेयर्स को मैं उनके फिर वही रिजल्ट्स वगैरह चेक करता हूँ, और फिर मुझे पता है कि रिजल्ट्स अगर आ जाएं तो कल या परसों इसके अंदर मूवमेंट आ सकता है। तो कल परसों में मैं इतना दिमाग नहीं लगाता, मैं मेन दिमाग लगाता हूँ कि भाई कल परसों में जब सब कुछ शांत हो जाएगा तब अपन को अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। तो इस तरीके से एक लिस्ट प्रिपेयर करता हूँ, फिर उसके अंदर से जो ब्रेकआउट आते हुए दिखते हैं वो ले लेता हूँ। उसके अलावा ये एक चीज है। दूसरी चीज, आप लोग जो मुझे शेयर, जैसे मैं आपको बताऊं एग्जांपल, क्रॉस लिमिटेड मेरा शेयर नहीं था। क्रॉस लिमिटेड मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने, एक फॉलोअर ने, जो मेरा 1 ईयर का जिसने ले रखा है, उसने मेरे को 5-6 शेयर्स दिए थे और बोला था कि सर आप मुझे बताओ इन शेयर्स के अंदर मैं क्या करूं। तो अब जब भी ऐसी क्वेरीज आती है ना, तो उसके अंदर थोड़ा टाइम लेके रिप्लाई करना होता है। रिप्लाई मैं उसके अंदर इंस्टेंट नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर सकता, क्योंकि आप खुद सोचो 5 शेयर आप मेरी एडवाइस पे चल रहे हो, तो अगर मैं उसके अंदर आपको हवा में कुछ भी बोल दूंगा तो आप कर लोगे। तो मेरा ये मानना रहता है फिर मैं आपको थोड़ा ढंग से बताऊं, तो इस वजह से फिर मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ। तो एक मैं उसको रात को एनालाइज कर रहा था, तब उसने क्रॉस लिमिटेड शेयर किया था, तो फिर मैंने उसका क्रॉस लिमिटेड एनालाइज किया। सारी चीजें एनालाइज करने के बाद फिर मैंने उसको होल्ड तो करवाए। नेक्स्ट डे मैंने उसको, अपनी शायद मीटिंग थी उसमें डिस्कस कर लिया था। तो शेयर यही है, और क्या तरीका होगा, मतलब आप खुद स्क्रीनर पे चेक करो। और आईपीओ वाले तो मेरी पूरी एक लिस्ट बनी हुई है, जितने भी आईपीओ शेयर, जितने भी आईपीओ आए हैं आज के 1 साल के अंदर, सबकी लिस्ट बनी हुई है, सीक्वेंस में बनी हुई है कि पुराने आईपीओ जो है वो नीचे चले जाते हैं, और पुराने आईपीओ में कंसोलिडेशन होता है, उसके अंदर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, उसके अंदर ब्रेकआउट आता है, उसके अंदर पोजीशन बनाता हूँ मैं। आईपीओ शेयर्स की बात कर रहा हूँ। ऐसे करके पूरा फ्रेमवर्क है यार, इसमें तो मतलब पूरा आपको मैं बताता ही चला जाऊंगा। मास्टेक में अपन को प्रॉफिट बुक करना था, शायद मेरे हिसाब से बढ़ गया था, सेम डे पे अपन को दे दिया था 4-5%। तो मैंने आपको कहा भी था कि जो भी शेयर्स आज दिए हैं वो आज आपने अगर ले लिए हैं तो आपको उसके अंदर बुक करना है, और मैंने खुद ने भी उसके अंदर बुकिंग करी थी। रीजन यही था कि मेरे को नहीं पता था भाई सैटरडे संडे को क्या होगा, तो इस चक्कर में मैंने उसके अंदर थोड़ी सी बुकिंग करी थी। और बाकी होल्ड कर रहे हो तो होल्ड करो, अब देखते हैं अपन को मंडे को क्या ओपनिंग होती है, भाई अपन को नहीं पता मार्केट क्या देगा, अब जो होगा उस हिसाब से देखेंगे। जेजी कैम का यार स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो ले लो, अदरवाइज उसको होल्ड करो। मुझे कंपनी अच्छी लगती है। व्हाट योर व्यू है भाई? मेरा 200 पे व्यू था, 250 पे अगर मैं व्यू दिया तो हो सकता है वापस कई लोग एंट्री बनाने की सोचे, तो इसलिए मैं बोलूंगा आपको, अगर आपको अच्छी लग रही है तो होल्ड करो। कंपनी अच्छी है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, वैल्यूएशन ठीक है, बट वो ये मार्केट रिलेटेड है, अगर गलती से भी मार्केट वापस गिरता है तो हो सकता है ये वापस आपको कंसोलिडेट करवा दे, क्योंकि मार्केट गिरेगा तो एडवाइजरी सर्विस नहीं होगी, एडवाइजरी सर्विस नहीं होगी, बड़ी बड़ी डील्स नहीं होंगी, डील्स नहीं होगी तो इनका कमीशन नहीं बनेगा, कमीशन नहीं बनेगा तो इनका रेवेन्यू नहीं बनेगा। इस तरीके से पूरा चलता है। डॉक्टर अग्रवाल अच्छी कंपनी है। डॉक्टर अग्रवाल इनफैक्ट अगर गिरता है, और अभी नहीं कह रहा मैं, एवरेज जब भी करूंगा आपको बता दूंगा, डॉक्टर अग्रवाल इस कंपनी जो मेरे अच्छे से रडार पे है। और इसका सही बताऊं मैं, रीजन ये बता रहा हूँ मैं, इसका रीजन यही है क्योंकि अभी मैं थोड़ा इसको स्टडी कर रहा था, तो अब ये देख रहा था कि डॉक्टर अग्रवाल के जो पेशेंट्स हैं और जो ये मार्केट है डॉक्टर अग्रवाल का, हॉस्पिटल के क्लिनिक्स वगैरह का, तो वो ऐसा है कि बहुत ही ज्यादा इनफॉर्मल मार्केट अभी चल रहा है। तो ये जैसे जैसे फॉर्मलाइज होगा वैसे वैसे इसको बेनिफिट मिलेगा, और शायद इसके अंदर थोड़ा सा मैंने देखा था कि शायद इसके अंदर टेक ओवर के चार्जेस, मैं कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई कंफर्म है, बट ऐसा हो सकता है, तो इस चक्कर में अपन इसको होल्ड करेंगे। और इन केस अगर 10-20% गिरता है तब एवरेज करने का करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई यार एवरेज करना है तो भाई 2% 3% पे कर लिया, उस कैटेगरी का मैं हूं नहीं, और मैं कभी 2-5% पे ना खुश होता हूँ ना एवरेज करता हूँ ना दुखी होता हूँ। 2-5% इज एक सेकंड, एक सेकंड। सर शुड आई एवरेज डैम कैपिटल ऑलरेडी इन्वेस्टेड 25K? सी एट अ लॉस, मैं क्या कह रहा एक हूँ, मिनट 25K नहीं आप, हेलो, 25K नहीं है, आपने 25 lakhs भी इन्वेस्ट कर रखा हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मेरे को ये जानना है कि आपके पोर्टफोलियो का कितना परसेंट है। अगर आपके पोर्टफोलियो का 10% से ऊपर हो चुका है तो डो नॉट एवरेज, अगर 5 से 7% से नीचे है तब आप एवरेज करने की सोच सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि शेयर इसी में करना है। एक तो कई लोगों की मेंटेलिटी ये भी रहती है कि यार इसी शेयर से कमाना है, इस तरीके से मत चलो है, आपको अगर डैम कैपिटल से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसके अंदर इन्वेस्ट कर लो। पैसे कमाने हैं ना, जरूरी थोड़ी है डैम कैपिटल से ही कमाने। क्या टाइम हुआ है, टाइम देखा ही नहीं। एक से पता चलो मीटिंग अचानक बंद हो जाए।
एक मिनट बेटा बस। और ये है सैमसंग का फोन, हमें नया फोन लेना है ना, ये और ज्यादा परेशान करता है। छोटी इसका देखता हूँ 652। चलो वी हैव सम टाइम, अभी तो वी कैन टेक मोर क्वेरीज। हाउ टू नो विनिंग सेक्टर्स बिफोर अदर रिटेलर्स। देखो बहुत बहुत ही सिंपल है, सीधी सी बात है। जहां जिस सेक्टर के अंदर परफॉर्मेंस नहीं आई 3-4 साल से, उस सेक्टर की तरफ कोई ध्यान नहीं लगा रहा। एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, बैंकिंग स्टॉक्स अब सब बोल रहे हैं। अब जब रेट कट हुई है सब पीछे भाग रहे हैं। मेरे को याद है मैंने 3 महीने 6 महीने पहले जब रिव्यू किए थे, भर भर के लोगों को बैंकिंग स्टॉक दिलाए, इस चैनल पे भी ओपनली शेयर किए हैं बैंकिंग स्टॉक्स, फाइनेंस स्टॉक्स, और अब बहुत अच्छा रिटर्न वो दे चुके हैं। तब लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। अभी भी जूस बचा हुआ है, बट उस जूस को पहले ही अपन थोड़ा बहुत पी चुके हैं। मेरे को यार एक बार बताऊं मैं, ऐसा नहीं है कि भाई अपन क्या बोलते हैं उसे, हर बार मैं थोड़ा सा मॉडेस्ट ही बनूं, नहीं। जिस चीज पे प्राइड लेना चाहिए ना उस चीज पे लेता हूँ। मैं अपनी आईपीओ स्ट्रेटेजीज पे, मैं अपनी लिस्टिंग स्ट्रेटेजीज पे, और मैं आईपीओ शेयर्स को बाय सेल करने में, और मैं सेक्टर आइडेंटिफिकेशन में, अब भाई लास्ट 1 साल से मुझे लगता है मैं खुद को प्राइड ले रहा हूँ कि भाई हाँ यार, मैं एंटिसिपेट करने में, चलो ठीक है, कंपैरेटिवली फास्ट रहा और लोगों से। इससे ज्यादा तो क्या ही बोलूं मैं, लेकिन हाँ। तो अपन को एंटिसिपेट ऐसे करना है, लास्ट 3 साल में जिस सेक्टर ने परफॉर्म नहीं किया, सबसे बेस्ट कैंडिडेट होता है नेक्स्ट साल। क्यों? क्योंकि उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं होता, उसकी तरफ सब। ये है जैसे आप डिफेंस को भी देखोगे, तो अभी 3 साल में वो जब चला है, उसके पहले अगर आप उसके रिटर्न देखोगे, इनफैक्ट अगर यूपीए सरकार की खैर यूपीए ने तो कभी डिफेंस पे ध्यान नहीं दिया, बट स्टिल अगर आप देखोगे तो उन्होंने उस टाइम पे जो उसके रिटर्न थे वो एकदम कम थे। जैसे वो सेक्टर चला, अब आप उसके किसी भी डिफेंस शेयर के अंदर एक जाना, अगर वो 10-20 साल से है, तो उसकी मीडियम प्राइस टू अर्निंग देखना, और फिर अब उसको उस आज के वैल्यूएशन से कंपेयर करना, तो आपको पता चलेगा क्या फटा है ये। पहले तो अर्निंग्स में फट गया, फिर उसके बाद आपकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो मीडियम प्राइस टू अर्निंग रेशियो में फट गया, तो वो बम्पर रिटर्न्स मिले। तो उस केस के अंदर आप इस तरीके से एनालाइज कर सकते हो। बेस्ट तरीका यही है कि आप 5 साल तक जिसने परफॉर्म नहीं किया, अगर आप उसके अंदर जो बेस्ट स्टॉक्स है उसके अंदर भी अगर आप पैसा डालोगे तो आराम से बन जाएगा। हाँ, हो सकता है 1-2 साल आपको और तड़पा दे, मतलब हालांकि तड़पाना नहीं चाहिए। अगर 5 साल तक नहीं चला तो अगले 1-2 साल में चल जाना चाहिए, बट स्टिल अगर आपको 1-2 साल भी तड़पा दे तो आपको अंदर पेशेंस होना चाहिए। अगर सेक्टर रोटेशन एनालाइज करना है, तो शॉर्ट टर्म में एनालाइज करना है, तो ये देख लो कि लास्ट 3-4-6 महीने के अंदर किसने वर्स्ट परफॉर्म किया। जैसे आईटी हो गया, आईटी ने बहुत ही गंदा परफॉर्म किया है। आईटी के अंदर सारे चेंजेस आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वो। तो काफी स्टॉक्स जो है आपको सही रेट पे मिल गए, तो वहां पर आप लो। तो ये होता है सेक्टर रोटेशन। अब यार कई लोग बोल रहे हैं कि मेरे को पता है, कई लोग आप लोग भी सोचते होंगे यार ये डिफेंस शेयर शेयर ही नहीं करता। कई लोग मेरे से पूछते पूछते थक जाते हैं। मेरे को यार नहीं दिख रही वैल्यू, मैं कहाँ शेयर करूँ। आप, मैं ये नहीं कह रहा कि स्टॉक बढ़ेंगे नहीं, बट अब मैं क्या करूँ मैं मतलब। और मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे वो कहते हैं ना, आपको हर चीज की आपकी अच्छाइयाँ और बुराइयां होती है। मैंने भी लास्ट 3 साल के अंदर डिफेंस में इतना पैसा नहीं बनाया। मैंने खेला है, मैंने स्विंग खेला है, मैंने आजाद के अंदर लिया, मैंने डेटा पैटर्न्स के अंदर स्विंग लिया है बहुत पहले। बट ऐसा नहीं है कि मैंने उनको होल्ड किया, क्योंकि मेरे को वही ना उस टाइम पे इतना समझ में नहीं आया। तो यार ये मेरी कमी है कि भाई मैं डिफेंस को इतने अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। तो वो वाली चीज भी आप, यू कांट बी राइट ऑल द टाइम, और ऐसा भी नहीं कि आपको हर जगह, हालांकि मैंने दूसरी जगह जहाँ इन्वेस्ट किया वहाँ अच्छा रिटर्न बनाया है। बट ऐसा है, वो एक रैली तो आपकी एक जगह की तो मिस हो ही चुकी है। तो वो ठीक है, अब मैं उसके अंदर कूदूंगा नहीं यार कि भाई हाँ, डिफेंस के अंदर अभी भी बहुत जूस बचा है, स्पेशली विद द राइजिंग टेंशन। बहुत जूस बचा हुआ है, और अपॉर्चुनिटी आते ही मैं आपके साथ शेयर करूंगा भाई, ये शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी है, अब तुम इसको ले लो। होल्ड तुम्हें करना पड़ेगा, रिस्क ये है, बाकी तुम देख लो। ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है मैं शेयर कर दूंगा। तो इस तरीके से वो होता है। आईटी सेक्टर पे अभी नॉर्मल मार्केट की रेंज में 225 दी थी। देन प्रॉफिट कैसे बुक हुआ, मैंने तो 2510 पे एंट्री ली। भाई मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ, अभी जब कल परसों जब फॉल आया था ना, तब इमीडिएटली अपन ने जो बाय किया था उस पे कह रहा हूँ मैं। बाकी पहले की एंट्री तो मुझे याद नहीं है, मेरे को देखना पड़ेगा। सर मैंने 6 मंथ्स वाले मेंबर का 1 जून के पहले रखा था, बट होता क्या है कि अब 6 मंथ्स वाले मेंबर्स को मैंने बोला भी था कि भाई अभी आप ज्वाइन कर लो, लेकिन अब मेंबर्स अच्छे हो चुके। लेट्स, अभी मैं आपको बताऊं, मेरा एक भी मैसेज पेंडिंग में नहीं है 1 ईयर वाले मेंबर्स का। एक भी मैसेज अगर किसी का है भी तो वो सिर्फ इस चक्कर में होगा, वो बहुत नीचे दब चुका होगा। अदरवाइज मेरा
ऑलमोस्ट सेम डे रिप्लाई जाता है, और मैं इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना चाहता हूँ। तो मैं यार, आपको पता है, मैं पहले ये था, पहले मैं 1 महीने वाले को भी कॉन्टेक्ट दे रहा था, फिर मैं 3 महीने वाले को दे रहा था, फिर 6 महीने वाले को दे रहा था, अब 1 साल वाले को दे रहा, हो सकता है आने वाले टाइम में सिर्फ लाइफ टाइम मेंबर्स को दूं। क्योंकि भाई मेरे को तो कहीं ना कहीं एक बैरियर बनाना पड़ेगा ना। अगर मैं सबको ही अपने कांटेक्ट दूंगा तो कोई भी वैल्यू नहीं ले पाएगा मेरे से। मैं ऐसा नहीं है कि आपने मेरे से कुछ पूछा और मैंने बता दिया। अगर कई मेंबर्स है तो प्लीज इसको एक बार वो करना, कि मेरे को अगर कोई चीज समझानी होती है ना, मैं 2-2 3-3 मिनट के वॉइस नोट्स भेजता हूँ कि यार हाँ, मेरे को ये चीज समझानी है, इस स्टॉक में, इस म्यूचुअल फंड में मेरे को ये चीज करना है, तो मैं उसको वॉइस नोट्स भेजता हूँ। तो अब मैं इस क्वालिटी को कैसे मेंटेन करूंगा अगर मैं सबको ही अपने नंबर दे दिया तो। इस चक्कर में मैंने एक एंट्री बैरियर, और बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब सिर्फ 1 ईयर मेंबर है, और जो रेट्स है ना अभी, मैं आप अगर इस चैनल, मैं कह रहा हूँ आप प्रीमियम लीव कर दो, लेकिन आप इस चैनल पे जुड़े रहना। मैं आपको 1 साल के अंदर मेरी रेट्स दिखा दूंगा क्या है, और लोग खुशी से लेंगे और हाथ जोड़ के लेंगे। मैं ये एटीट्यूड नहीं बोल रहा, ये सिर्फ इस चक्कर में बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी क्वालिफिकेशंस क्या है। अभी मेरे नाम के आगे सिर्फ सीए लगना बाकी है। जैसे वो लग जाता है ना, रेट्स 3 टाइम्स करूंगा मैं, मजाक नहीं कर रहा मैं। और जो जुड़े हुए हैं ना, वो देखना, फिर उनको लगेगा कि यार हमारे को हमारे प्लान पे ही साला 300% रिटर्न मिल गया। वो वाली चीज है, आपको पता ही, आप लोगों से कंपेयर तो करो, रेट्स आपको पता चलेगी। तो अगर आप 6 मंथ वाले मेंबर हो तो आई एम रियली सॉरी, आई वांट टू हेल्प यू बट आई कांट। अगर मार्केट एक्टिव है, अगर मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, आई हैव टू रिप्लाई टू दोज मेंबर्स जो एनुअली हैं, जो जुड़े हुए हैं, जो मीटिंग रेगुलर्स ले रहे हैं, जो मेरे से सीखना चाहते हैं। तो उनको मेरे को अच्छे से रिप्लाई करना पड़ेगा। करना पड़ेगा क्या यार, मेरे को खुद को भी करना है, मेरे को वैल्यू देनी है तभी भाई। अगर मैं आपसे 2 रुपए ले रहा हूँ, अगर मैं आपको उसकी 2 रुपए की वर्थ नहीं दे पा रहा, तो मुझे भी नहीं लगता कि जैसे अभी आया स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, अपन ने लास्ट जो 2-3 महीने से जुड़े हुए, उन्होंने, मतलब 2-3 महीने क्या कह रहा हूँ, 1 महीने से जो स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा बनाया। लास्ट 2 दिन के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने ब्रेकआउट थोड़े से फेल हुए। उसमें भी अपन ने जो इमीडिएट एक्शन लिया वो तो खैर कमा गए, लेकिन वहां पर भी मेरे को ऐसा लगता है कि यार मैं कैसे इस तरीके से वैल्यू दूं, मतलब किस तरीके से, मेरा उस तरीके से माइंडसेट चलता है। तो अगर मैं 6 मंथ मेंबर को दे दूंगा, सब 3 मंथ मेंबर को, फिर उन्होंने क्या बुराई करी है, फिर 1 मंथ मेंबर्स ने क्या गलती करी है, तो उनके लिए मैं एक चीज कर रहा हूँ। 1 मंथ मेंबर्स, जो 3 मंथ मेंबर, 6 मंथ मेंबर के लिए एक बॉट सेटअप कर दूंगा, फिर जब भी मैं फ्री होऊंगा मैं रिप्लाई कर दूंगा। उसके अंदर मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे रहा कि मैं रिप्लाई भी करूंगा, मैं तो साफ बोल रहा हूँ। क्योंकि बहुत मुश्किल है मैं आपको एक मैसेज के थ्रू और या फिर एक बॉट के थ्रू एक आपकी इन्वेस्टिंग थीसिस समझ, मैं ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन पूछा, मैं क्वेश्चन पे रिवर्ट क्वेश्चन भी करता हूँ। किसी ने मुझसे पूछा कि भाई ये शेयर है, अभी जैसे 25 के शेयर्स वाला आया, कि सर मैंने डैम कैपिटल का 25,000 रुपए का ले रखा है, तो आप मुझे एक चीज बताओ, मैं उसकी कैपिटल नहीं जानता, मैं उसको कैसे बोल दूं कि तू एवरेज कर ले, मैं उसको कैसे बोल दूं तू सेल कर दे। भाई तू मुझे एवरेज बताए, अगर मेरे को कैपिटल बताओगे आप कि भाई सर मेरी कैपिटल है 10 lakhs और अब मैं 25,000 है, तो कर लो एवरेज। अब मेरी कैपिटल है सर 1 लाख, मैंने 20, अरे भाई क्यों करना है एवरेज। ये वाली सिचुएशन होती है। मेरे को पता है कि भाई यार आप लोग चाहते हो कि भाई 3 मंथ 6 मंथ सबको दे दूं मैं कॉन्टेक्ट, बट इससे फिर इवेंचुअली लॉस आप ही का होगा, क्योंकि मैं वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। अभी मैं काफी एक्टिव रहता हूँ, काफी अच्छे से रिप्लाईज वगैरह करता हूँ। एक टाइम पे आके फिर मैं इस चीज को नहीं कर पाऊंगा। और आने वाले टाइम में मैं तो कह रहा हूँ 1 ईयर्स भी नहीं, फिर मैं 2 ईयर्स और लाइफ टाइम मेंबर्स के साथ करूंगा। Utkarsh bhai, you are doing very well. Hello. नहीं सर, मैं प्रॉफिट बुक की प्राइस रेंज नहीं लिख सकता, मतलब अभी जो फ्रेमवर्क है ना, वो आपको थोड़ा सा तो खुद डील करना पड़ेगा। क्योंकि ये बहुत ज्यादा वो हो जाता है कि भाई मैं फिर हर शेयर का एग्जैक्ट टारगेट भी लिख दूं, फिर मैं प्रॉफिट रेंज की भाई 10% प्रॉफिट हो गया अब तुम बुक कर लो, वो चीज नहीं है। टारगेट है, आप यार इतना तो करो कि भाई शेयर मैं ले रहा हूँ, मेरा टारगेट हिट हो गया तो फिर मैं उसके फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग चलूँ। बट फिर बहुत ज्यादा वो कहते हैं ना, उसे हैंड हेल्डिंग अगर मैं करूंगा, तो फिर मैं वो चीज कर ही नहीं पाऊंगा, फिर मैं जो टाइम किसी और चीज को दे रहा हूँ वो मैं दे ही नहीं पाऊंगा। नहीं नहीं, प्रोस्टाम लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, मैं फिर से बोल दूं। मैंने एग्जिट इसीलिए दी थी प्रोस्टाम के अंदर, जैसे बेल राइज है, आप मुझे बोलोगे बेल राइज होल्ड करना है तो मैं बोल दूंगा कि ठीक है। बट प्रोस्टाम इज नॉट होल्डिंग कैटेगरी, रीजन बिंग आईटी सर्विसेज से कोई इसका स्पेशल मोट नहीं है। बढ़ सकता है गिर सकता है वो बात की बात है, बट उसका ऐसा कोई मोट नहीं है जिसकी वजह से मैं उसको रखूं। तो इस वजह से प्रोस्टाम में मैं इतना ज्यादा बुलिश हूं नहीं, मैंने उसके अंदर ऑलरेडी एग्जिट दे रखी है, एग्जिट करवा रखा है, और उसमें तो हैंड हेल्डिंग करके एग्जिट करवाया मैंने। सॉरी।
मेरा निफ्टी के अंदर देखो व्यू ये है, मैंने आपको बता दिया कि मैं कुछ भी एंटिसिपेट नहीं कर रहा है आज के टाइम पे। बट निफ्टी के अंदर ये है कि आने वाले टाइम में, अब जैसे ट्रेड डील की तरफ से पॉजिटिवनेस आई, तो वहां से फिर वो उसका इम्पैक्ट हो सकता है, और वहां से अगर मिडिल ईस्ट हो तो आप बोलोगे थोड़ा सा डिप्लोमेटिक आंसर हो गया, बट डिप्लोमेटिक नहीं है। सपोर्ट को फॉलो करो आप। अभी निफ्टी का सब इमीडिएट सपोर्ट आ रहा है, आई थिंक इमीडिएट सपोर्ट आ रहा है 24,350 पे, उसके बाद है 23,750 पे। जैसे ही वो हो जाएगा, क्वांटिटीज लाइट करके कैश होल्ड करो, अगर ब्रेक होता है तो। उसके ऊपर मैं ऐसा भी नहीं कि बियरिश हूँ, क्यों? क्योंकि काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, दोनों मूवी एवरेजेस के अभी ऊपर है। तो अपन इसको 10-12% और यहाँ से अच्छा रिटर्न बन सकता है। बेसिकली समझ रहे हो, एक रेंज में निफ्टी कंसोलिडेट करेगी। मैं से बोल दूं कि आपको कि अब निफ्टी गिरेगी, और वो हो सकता है 5-10% बढ़ जाए, आप बोले अरे यार ये तो झूठ बोल रहा था, 10% पे ले लूं। अब हो सकता है 10% वहां से वापस गिर के उसी लेवल पे आ जाए। तो अभी उस तरीके का मार्केट है, तो आपको मार्केट के हिसाब से एक्ट करना पड़ेगा। एक्ट कैसे करना है वो मैं आपको प्रीमियम में डे टू डे बेसिस पे जो बताता हूँ वो तो बताता ही रहूंगा। वो वाली चीज है। तो निफ्टी का व्यू मैं उस तरीके से आपको दूंगा कि भाई आप वेट करो, वेट एंड वॉच वाला सीन है। 22,000 पे अपन को पता था भाई अच्छा सपोर्ट है, तो अपन एक बार को ले सकते हैं। यार ये पता है, अब आप मेरे से पूछ रहे हो ग्रोथ के अलावा क्या देखना चाहिए। इस पे मैं ना कब से इस चीज को लेने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आप लोगों का मेरे हिसाब से डिमांड ही नहीं आती। आज भी मैं फंडामेंटल स्टार्ट करना चाहता था, मेरा मेरा शुरू से ही यही रहा है पूरी कम्युनिटी के साथ, कि मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करूं। पहले तो उनको, हालांकि बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जिनको सब कुछ पता है, बट स्टार्ट बेसिक से करूं कि भाई मार्केट कैप क्या होता है, स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है, आरओसी क्या होता है, आरओई क्या होता है, कैश फ्लो क्या होता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होता है, और वर्किंग डेज क्या होता है। अब ये सब चीजें मैं बताना शुरू करना चाहता हूँ, बट आप लोग मेरे को लेने ही नहीं देते। आज मैंने पोल डाला, लेट से अगर 40-60 भी अगर रेशियो आ रहा है तो मैं कंसीडर करूँ उस चीज को। बट अगर मेरे को 80 70 80% लोग अगर ये बोल रहे हैं कि सर मेरे को इस टॉपिक पे ही जानना है, तो फिर अब कैसे करूं मैं? हालांकि मैं सिखाना चाहता हूँ और सिखाऊंगा भी आने वाले टाइम में, जैसे जैसे ये अपने बेसिक क्लियर होते जाएंगे ना। अब ये सेशन रिकॉर्ड हो गया, अब किसी को इस चीज के बारे में जानना है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग क्या होती है और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में किस तरीके से करता हूँ, तो वो ये सेशन देख लेगा। ऐसे ही मैं कैसे तरीके से स्टॉक लेता हूँ वो पहले वाला सेशन देख लेगा। तो ऐसे जब 2-3 सेशन ऐसे मेरे कलेक्ट हो जाएंगे ना, फिर मैं प्रॉपर एक, वो कहते हैं ना उसे, जैसे आप वो देखते हो ना अपने कोर्सेज लेते हो 5-5 10-10 हजार के, उस टाइप की क्लास में स्टार्ट करूंगा। तो भाई मेरे बहुत अच्छे प्लान्स हैं, मेरे तो मैं तो, आप रुको, आप देखते जाओ। टेक महिंद्रा अच्छा है, बट उसको अभी थोड़ा सा मेरे हिसाब से, अभी अगर मार्केट फॉल आता है तो उसके एवरेजेस के पास आने दो। टेक महिंद्रा अच्छा है, टेक महिंद्रा बहुत अच्छा कर रहा है। टेक महिंद्रा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं टेक महिंद्रा को महिंद्रा एंड महिंद्रा से कंफ्यूज कर गया। महिंद्रा एंड महिंद्रा अच्छा है, सॉरी। टेक महिंद्रा का मेरे को एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि वो टेक के अंदर है ना, अभी उसका देखना पड़ेगा, क्योंकि टेक के अंदर कोई स्पेशल मोड तो है नहीं कंपनी में अभी तक तो। वही कंसोलिडेट कर रहे हैं, और एआई वगैरह में इनका इन्वेस्टमेंट भी कंपैरेटिवली कम है। डेटा सेंटर एक ऐसी थीम है जिसपे ये खेल सकते हैं, बट अभी तक तो उसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो वो देखेंगे अपन। बट टेक महिंद्रा नहीं, सॉरी, मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा सोच रहा था। महिंद्रा एंड महिंद्रा अच्छा है, उसको अपन नजर में रखेंगे। लॉन्ग टर्म में बाय करूंगा अगर अपने एवरेजेस के पास आता है तो। वैल्यू इन्वेस्टिंग में थोड़ी वैल्यू तो मिले मुझे भाई। हाँ ठीक है, अच्छा है, स्टॉक अच्छा है, वैल्यूशन अच्छा है, बट वैल्यू तो मिले मुझे। एक सेकेंड है, मैसेज चैट खुल नहीं गया। शायद मैसेजेस नहीं खुल रहे यार, मेरे पास मैसेजेस नहीं खुल रहे। अगर किसी को बोलना हो तो फिर शायद माइक अनम्यूट करके बोल दो, बट चांस बाय चांस बोलना, जिससे कि आपकी बात औरों को भी समझ में आए और मुझे भी समझ में आए। आपके मैसेजेस नहीं खुल रहे यार इसके अंदर, ये शायद हैंग हो गया है फोन। अगर किसी को अनम्यूट करके बोलना है तो वो बोल सकता है। चलो ठीक है, फिर एक बार वाइंड अप करते हैं।
या सर फिर ये अगर कुछ ऐसा है। केएसबी और स्कीपर को लॉन्ग टर्म ले सकते हैं क्या, होल्ड कर सकते हैं? लॉन्ग टर्म के लिए मुझे देखना पड़ेगा, बट शॉर्ट टर्म के अंदर अभी होल्ड है। सेल का अगर होगा तो मैं बता दूंगा। केएसबी और स्कीपर की बात कर रहा हूँ, वो मैं अपडेट कर दूंगा। आई ओके थिंक सर। अगर वो लिस्ट में है तो फिर शायद अपन होल्ड भी कर सकते हैं। इटर्नल और एनटीपीसी को होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में? इटर्नल नहीं कर सकते। इटर्नल में बहुत मैं बोलूंगा तो फिर कई लोगों को लगेगा रिपीट कर रहा है, बट इटर्नल 250 पे ऑलरेडी सेल दे चुका हूँ मैं। मैंने रिव्यूज किए थे, क्योंकि पोर्टफोलियो रिव्यूज किए थे तो आप लोगों के आते, तो उसके अंदर इटर्नल था 250 के ऊपर, मैं ऑलरेडी सेल करवा चुका हूँ। आगे के लिए मैं उस पर बिल्कुल बुलिश नहीं हूँ, क्योंकि रीजन बीइंग बहुत ज्यादा कंपटीशन आने वाला है, ऑलरेडी आ रहा है। मैनेजमेंट खुद बोल रहा है कि अब आने वाले क्वार्टर्स में हमें फिर से कैश बर्न की तरफ जाना पड़ेगा। तो फिर आई डोंट थिंक अभी इसके अंदर वैल्यू बन रही है। शॉर्ट टर्म में 10-20-25% अगर बढ़ जाए किसी की सपोर्ट के रेजिस्टेंस की वजह से, वो अलग बात है, किसी न्यूज की वजह से। अदरवाइज आई एम नॉट बुलिश एट इटर्नल्स और एनटीपीसी? एज ऑफ नाउ। एनटीपीसी आई थिंक यू कैन होल्ड। एनटीपीसी अच्छा है, और मेरे को जितना लग रहा है शायद मैंने दिया था, मेरे को याद है, या तो दिया था या किसी ने मुझसे पूछा था एनटीपीसी आप होल्ड कर सकते हो। लेवल्स मेरे को एक बार देखने पड़ेंगे, अभी मेरा ये फोन बिल्कुल डेड हो चुका, तो मैं लेवल्स शेयर नहीं कर पाऊंगा। अगर आप 1 मंथ मेंबर हो तो मेरे को एक बार मेल ड्रॉप कर देना। अगर आप नंबर है तो फिर आप तो खैर मेरे को अब तक या तो पूछ चुके हो या पूछ लेना। और ऐसा नहीं है कि, सुनो मेरी बात, एक चीज ये कि भाई अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं कोई डिवाइड कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ मेंबर मुझे मेल करते हैं, मेल के इंस्टेंट रिप्लाईज जाते हैं। मेल के इंस्टेंट रिप्लाईज क्यों जाते हैं? क्योंकि मेल में रिफ्रेश करता रहता हूँ, तो इस चक्कर में मेल के इंस्टेंट रिप्लाईज चल जाता है। दूसरी चीज, बॉट में सेटअप करने वाला हूँ। मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं टाइम बद नहीं बता सकता, क्योंकि मैं नहीं कमिट कर सकता। अगर कमिट कर दिया यहाँ पर कि भाई 24 आवर्स में दूंगा, तो फिर मेरे को वो कहते हैं ना, उसे रात रात तक लग के उस कमिटमेंट को पूरा करना पड़ेगा। फिर जो मैं काम करता हूँ तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मैं रिप्लाईज दूंगा, बट थोड़ा सा आपको फ्रीक्वेंसी देखनी पड़ेगी उस चीज की। और उसके अलावा भी अगर आप ऐसे बोलोगे कि 10 स्टॉक बेच के कि सर मैं किसको रखूं किसको सेल करूं, वो चीज मैं उस केस के अंदर नहीं बता पाऊंगा। क्योंकि मेरे को पता है कि भाई आप मेरे को सीरियसली लेते हो, तो मैं सीरियस होके आपको ऐसे ही राय नहीं दे सकता किसी भी शेयर के बारे में। तो वहां पर फिर वो थोड़ा सा ये जो लेवरेज है वो प्रीमियम मेंबर्स के पास ही रहेगी। आई थिंक अब सेशन को खत्म करना चाहिए, 1.25 घंटे का हो गया। फिर से समराइज कर देता हूँ। पहले क्या था, अपने स्विंग ट्रेड स्टॉक्स काफी अच्छे चल रहे थे, अभी भी स्विंग ट्रेड दूंगा, बट 50% मैं अब करूंगा लॉन्ग टर्म वाला, जो थोड़ा सा 1 साल का पर्सपेक्टिव भी होगा। और मैं थोड़ा मेंशन भी करने की कोशिश करूंगा कि ये अपना लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, ये अपना शॉर्ट टर्म है, ये अपना स्विंग पर्सपेक्टिव है। और उसके अलावा सपोर्ट्स और स्टॉप लॉसेस में थोड़े से छोटे करूंगा, जिससे कि अगर हिट भी होता है तो अपन कम ले। वहीं पे टारगेट्स भी अब छोटे करेंगे। पहले अपन 10, 15, 20, 30% पे भी आराम से होल्ड करते थे, अब अपन को थोड़ा, जिसको भी क्वेरी पूछने वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी मैं मैसेजेस नहीं देख पा रहा, मैं चैट पे क्लिक कर रहा हूँ, उसमें आ ही नहीं रहा। तो ये अपनी एक समरी हो जाती है सेशन की, कि भाई इस तरीके से अपना आने वाला टाइम फ्रेमवर्क रहेगा। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है मैंने अच्छे से समझा दिया, एक बार और इस सेशन को अगर आप सुनोगे तो आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। स्टॉक्स अच्छे से कैसे सिलेक्ट करने हैं, कौन से शेयर्स में किस तरीके से बाय करता हूँ, ये सारा ये चीजें है ना, ये आपको मैं हैंड टू हैंड नहीं बता सकता। मेरे को थोड़ा बहुत पहले ये तो पता हो कि भाई किसी को पी रेशियो का मतलब तो पता हो, मीडियम पी रेशियो का मतलब तो पता हो, किसी को कैश फ्लो का मतलब तो पता हो। तो ये चीज अगर नहीं होगी तो फिर मैं किस तरीके से समझाऊंगा? तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आने वाले टाइम में सेशन रहेंगे। एक चीज और मैं बता दूं, मैंने फिर से बोला है, 1 मंथ मेंबर के लिए ये सेशंस अभी हैं, क्योंकि अभी मार्केट वॉलेटाइल है। अदरवाइज मेरे जो बेसिक वो जो रहेंगे ना फंडामेंटल सिखाने वाले, और जो थोड़े एडवांस लेवल के होंगे, वो जो है केवल प्रीमियम मेंबर्स के लिए रहेंगे। 6 मंथ्स 1 ईयर वो देख थोड़ा डिसाइड करेंगे, बट अभी तक तो यही है कि 1 ईयर प्रीमियम मेंबर्स प्लस उसके अलावा जो लेमन के थ्रू आ रहा है मेरे पास, उसके लिए रहेंगे। क्योंकि लेमन जो है उसके अंदर भी एक तरीके से ये हो जाता है कि भाई वो मुझे एक ऐसा अमाउंट प्रोवाइड कर रहा है जिसके अंदर अपन अच्छी, चलो ठीक है, जो मेरी एनुअल मेंबरशिप है उतना तो नहीं, बट थोड़ा बहुत उसके आसपास जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं, तो मेरे को लगता है कि चलो ठीक है। नहीं यार, एनुअल नहीं, सॉरी, मंथली और 3 मंथ के आसपास प्रोवाइड कर देता है लेमन। बेसिकली ये है, अगर आप देख लो, अब देखोगे तो उस हिसाब से, तो उस हिसाब से। और फिर लेमन को क्या है कि मैं जब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है तो फिर वो कम्युनिटी में ऐड हो जाता है, तो फिर उनके साथ तो रहेगा ही, प्लस 1 ईयर मेंबर्स के साथ रहेगा।
और एमटीएफ भी मैं सिखाऊंगा। एमटीएफ बहुत प्यारी चीज है, सही बता रहा हूँ, अगर कैपिटल को सही से यूटिलाइज करो तो। लेकिन वो आप ऐसे जंप नहीं कर सकते उसके अंदर, आपको थोड़ा सा वेट करके उसको सीखना पड़ेगा। हाँ, मैं फिर से बोल दूं, मेरे को मैसेज नहीं दिख रहे हैं। अगर आप हैंड अप भी कर रहे हो तो अनम्यूट करके एक बार बताने की कोशिश करो। और मेरे को लग रहा है शायद मेरा नेट इशू आ रहा है। भैया, हाँ, good evening. What गुड about इवनिंग। Geojit Financial Services and Gujarat State Fertilizers? जियोजीत और गुजरात Can I स्टेट can I ऑलरेडी कवर can कर I चुका हूँ। can I hold it, हाँ, or I have missed actually? no, no, I have already covered Geojit and GSFC. You can hold it. GSFC, I think stop loss is not still stop Yeah, loss not it's hit not still, hit. It's not hit है ना? actually. हाँ, Yeah, एंड hit नहीं जियोजीत हुआ. के अंदर क्या है कि अपन अपन होल्ड कर सकते हैं, अच्छी कंपनी है। अगर ज्यादा लगा कि भाई एग्जिट लेना ही है, कोई रेड फ्लैग्स नजर आए तो अपन ले लेंगे, अदरवाइज वी कैन होल्ड। One another two भैया, Harsha Engineers and DLS E Services. हर्षा इंजीनियरिंग के अंदर आई थिंक अब मैं स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, 885 था या 835 था, आई डोंट नो, बट स्टॉप लॉस हिट हो चुका है तो वो आपको लेना है। हर्षा इंजीनियरिंग भी शायद इनिशियली ऊपर गया था, मेरे को एक्चुअली याद नहीं आ रहा, लेकिन वो आई थिंक थोड़ा बहुत रिटर्न दिया था, बट उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो पहले हिट हो गया था। बट जनरल स्टॉप लॉस भी हिट हो चुका है। या तो हिट हुआ है या हिट होने के पास में सेम सिचुएशन है। तो आप देख लेना, अगर हिट हुआ है तो ले लो, नहीं है तो हिट होने का वेट करो, क्योंकि मैं जो स्टॉप लॉस शेयर करता हूँ वो सपोर्ट भी होता है, तो हो सकता है वहां से इमीडिएट बाउंस बैक भी आ जाए, तो वो वाली चीज आपको देखनी पड़ेगी। अच्छा, अच्छा, thank you. ओके, चलो ठीक है, मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और बहुत बहुत मजा आता है मुझे ऐसे मीटिंग्स लेके। और मैं गोइंग फॉरवर्ड, मतलब कहते हैं ना उसे, मैं अपना 100% देने को रेडी हूँ हर तरीके से। तो आप जुड़े रहो, मतलब वैसे भी जुड़े रहो और वैसे भी जुड़े रहो। अगर कोई लेट से प्रीमियम में भी नहीं लेता कोई बात नहीं, आप चैनल से जुड़े रहो। आई थिंक आपकी वैल्यू ही बढ़ेगी। प्रमोशनल मैसेजेस करने पड़ते हैं, मुझे पता है कि थोड़े से अनोइंग होते हैं, बट करने पड़ते हैं, क्योंकि यार अब ब्रेड एंड बटर अगर आपकी यही है तो फिर आपको इस चीज को तो थोड़ा बोलना ही पड़ेगा। उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट करने पड़ते हैं। मैं थोड़ा और फ्रीक्वेंसी कम करने की कोशिश करूंगा, बट अगर आप चैनल से जुड़े हुए रहते हो तो लॉन्ग टर्म में आपको वैल्यू मिलेगी। जो जुड़े हुए हैं वो इसीलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म में वैल्यू मिली है। थैंक यू सो मच, बाय। मजा आया इस सेशन लेके, मजे करो, संडे को एंजॉय करो।